हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? गाइज, आज आखिरी दिन है। अनअकैडमी पर 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। रात में 12 बजे से पहले पहले तुरंत ले लो। और कोड में आपको यूज़ करना है झासर, कैपिटल में JHASIR। आपको जब कोड मांगेगा तो अनअकैडमी में आप कोई भी चीज़, कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हो या आपका कोई भी फ्रेंड परचेज कर रहा है, तुरंत आज उनको दे दो, उनको बता दो कि भैया 20% का ऑफ मिल रहा है, आज ले लेना। क्योंकि आखिरी दिन का ऑफर जो है वो बता रहे हैं और शायद फिर ये ऑफर को कंटिन्यू ना करें। तो वी आर स्टार्टिंग। तो सबसे पहले गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे, एक मिनट। सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे साउथ कोल ग्लेशियर के बारे में। क्या मुझे बता सकते हो कोल क्या होता है? कोल, COL। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोल? क्या किसी को पता है कोल क्या होता है? तो अभी बात करेंगे इसके बारे में। घोस्ट आर्मी क्या है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कोयला वाला कोल नहीं है ये कोयला वाला कोल नहीं है, ये ग्लेशियर वाला कोल है। तो ये वाली चीज भी अभी मैं आपको समझाऊंगा। घोस्ट आर्मी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अ, परय शिखालय के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। और शिक्षालय, और इसके अलावा कवल टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। JNU की पहली वुमेन वाइस चांसलर हम लोग को देखने को मिल रही है, शांति श्री पंडित। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन आहट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक काफी अच्छा आर्टिकल कॉमन इलेक्टोरल रोल और साइमल्टेनियस पोल से रिलेटेड है। मैंने आप लोग को कल एक लिंक प्रोवाइड कराई थी वन नेशन वन इलेक्शन की। मैं उम्मीद करता हूं कि वो टॉपिक, वो आर्टिकल आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कल मैंने आपको भेजा था एक पर्टिकुलर टॉपिक, और फिर मैंने आपको ईरान न्यूक्लियर डील का भी टॉपिक भेजा था, तो ये कवर किया आपने। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। और फिर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री जो है, उसकी जो पावर होती है कि जो भी टेलीविजन में या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर आता है, जो भी कंटेंट आते हैं, तो उसको रेगुलेट करने की जो उनकी पावर होती है, उससे रिलेटेड एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको याद आ रहा है कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के बारे में, इस कानून के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आया, बट यहाँ पर हम लोग ऑर्डिनेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे कि ऑर्डिनेंस क्या है, कब इनको जारी किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इनसे रिलेटेड क्या क्या है, राइट। और अभी जो हिजाब वाला जो केस चल रहा है, तो उसको लेकर एक आर्टिकल हम लोग को देखने को मिला है, तो इसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। फिर उआपा वाला भी मैंने आप लोग को वो भेजा था, एक लिंक भेजा था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपने रिवाइज कर लिया होगा, राइट। तो ये सब टॉपिक्स हैं गाइस आज के। हम लोग डिस्कस करेंगे इन पूरे टॉपिक्स को। 1 घंटे का सेशन होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग गाइस बात करेंगे साउथ कोल ग्लेशियर के बारे में। किसके बारे में? साउथ कोल ग्लेशियर के बारे में। तो रीसेंट स्टडीज के थ्रू ये चीज पाया गया है कि साउथ कोल ग्लेशियर जो है, उसकी 54 मीटर की थिकनेस जो है वो खत्म हो गई है पिछले 25 सालों में। मतलब कि बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर पिघल रहा है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। यू गाइस नो अबाउट इट। बताया जा रहा है कि 80 गुना ज्यादा तेजी से कम होती जा रही है, थिन होती जा रही है इसकी परत ग्लेशियर की। और ये साउथ कोल ग्लेशियर जो है वो कहां पर है? तो ये माउंट एवरेस्ट और हॉटसे, माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट और हॉटसे के सामने हम लोग को, या बीच में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और हाईएस्ट और फोर्थ हाईएस्ट माउंटेन ये हम लोग को पूरे दुनिया भर में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये ग्लेशियर जो है वो सी लेवल से 25,938 फीट की ऊंचाई पर हम लोग को नजर आता है। तो ये ग्लेशियर से रिलेटेड मैंने आपको फैक्ट बताए। बट ये कोल, COL, ये कोल क्या होता है? क्या आपको पता है कि ये कोल जो है वो क्या होता है? तो मैं चाहूंगा कि आप इसको लिख लें। एक मैं आपको डेफिनेशन जो है वो बता रहा हूं, वो लिख लीजिए कोल से रिलेटेड। बहुत सिंपल सी चीज है। अ लो पॉइंट, अ लो पॉइंट बिटवीन टू हायर पॉइंट्स, अ लो पॉइंट बिटवीन टू हायर पॉइंट्स इन अ लाइन और ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, इन अ लाइन और ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। पर्वत श्रृंखला में दो शिखरों के बीच का नीचा स्थान, पर्वत श्रृंखला में दो शिखरों के बीच का जो नीचा वाला जो स्थान होता है, तो वो कोल कहलाता है। कोल, इट इज द लो पॉइंट बिटवीन टू हायर पॉइंट्स इन अ लाइन और ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। क्लियर? कोल क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बताया जा रहा है कि साउथ कोल ग्लेशियर है, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये था गाइस पूरा ये वाला टॉपिक साउथ कोल ग्लेशियर से रिलेटेड। घोस्ट आर्मी के बारे में हम लोग बात करते हैं। घोस्ट आर्मी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, उसके दौरान तैनात अमेरिकी सेना की पहली मोबाइल
सामरिक छल इकाई, टैक्टिकल डिसेप्शन यूनिट थी ये। और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोस्ट आर्मी को मान्यता देने के लिए घोस्ट आर्मी कांग्रेशनल गोल्ड मेडल एक्ट नाम का जो विधेयक जो था, एक बिल जो था, उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो सिंपल सी चीज क्वेश्चन आएगा कि घोस्ट आर्मी अभी रिसेंटली न्यूज में थी, ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है? तो यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है। यूनाइटेड स्टेट्स की एक टेक्टिकल यूनिट थी जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ऑपरेट कर रही थी। ठीक है, क्लियर ये वाली बात? बहुत सिंपल सी चीज है, बस ये इतनी सी चीज बस आपको ध्यान में रखना है, राइट? हम बात करेंगे कंवल टाइगर रिजर्व के बारे में। कंवल टाइगर रिजर्व, क्या कोई मुझे बता सकता है कंवल टाइगर रिजर्व की लोकेशन कहां पर है? क्योंकि डायरेक्ट इस टाइगर रिजर्व की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो तेलंगाना, तेलंगाना में इसकी लोकेशन हम लोग को देखने को मिलती है, तेलंगाना। तो कंवल टाइगर रिजर्व जो है गाइस, यहां पर पहला बर्ड वॉक हम लोग को देखने को मिला, पहला बर्ड वॉक। कंवल के अंदर भारी मात्रा में फ्लोरा और फौना यानी कि प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज है। 300 से भी ज्यादा बर्ड की स्पीसीज है और 600 से भी ज्यादा पेड़ों की प्रजाति है यहां पर कंवल टाइगर सॉरी कंवल टाइगर रिजर्व, यस, यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? और इसके अलावा ये रिजर्व जो है गाइस, ये ओल्डेस्ट सेंचुरी हम लोग को देखने को मिलती है नदन तेलंगाना क्षेत्र में। और दो नदियां आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, गोदावरी नदी और कदम नदी। तो ये जो सेंचुरी है, ये बेसिकली कैचमेंट एरिया है गोदावरी नदी और कदम नदी का, यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र है गोदावरी और कदम नदी का। तो ये भी पॉइंट एक छोटा सा आप ध्यान में रखिएगा। यहां पर वन ऑफ द रिचेस्ट टीक फॉरेस्ट के तौर पर भी इसे जाना जाता है, वन ऑफ द रिचेस्ट टीक फॉरेस्ट। तो टीक फॉरेस्ट के तौर पर भी जाना जाता है। काफी डेंस फॉरेस्ट है यहां पर, जो कि ह्यूमन डिस्टर्बेंस से टोटली फ्री है, यानी कि किसी प्रकार का ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन डिस्टर्बेंस यहां पर नहीं है। बस देखो, मेन चीज जो है इस टॉपिक के अंदर, कंवल टाइगर रिजर्व के अंदर आपसे लोकेशन पूछी जाएगी कि ये कहां पर है, तो तेलंगाना ध्यान में रखना। और ये दो नदी के नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना, गोदावरी नदी और कदम नदी, दैट्स इट। ठीक है, अब जेएनयू की बात करेंगे इस, तो जेएनयू की पहली वुमेन वाइस चांसलर हम लोग को देखने को मिल रही है, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, या फिर सिंपल शांति श्री पंडित। ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई हैं, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर जो है वो अपॉइंट की गई हैं। और आज की डेट में महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय की ये वाइस चांसलर है, राइट? तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी द्वारा इन्हें 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, राइट? परय शिक्षालय, क्वेश्चन क्या बनेगा? परय शिक्षालय, तो किस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट ने परय शिक्षालय को जो है वो लॉन्च किया है, बताइए? तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल आपको ध्यान में रखना है, वेरी गुड। वेस्ट बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है परय शिक्षालय को। क्या है ये परय शिक्षालय? ओपन एयर क्लासरूम है। ओपन एयर मतलब कि एक ऐसा क्लासरूम जो कि खुले में हम लोग को देखने को मिल रहा है, ओपन एयर क्लासरूम है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 1 से 7 के हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो भी बच्चे ड्रॉप आउट हुए थे स्कूल से, उनकी एजुकेशन कंटिन्यू रहे। तो इस एम से, इस उद्देश्य से वेस्ट बंगाल सरकार ने परय शिक्षालय प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया है। क्लियर? बहुत सिंपल सा एक फैक्ट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब ऑपरेशन आहट की हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑपरेशन आहट के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन गाइस आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन आहट से रिलेटेड प्रीलिम्स में कि ये ऑपरेशन क्या है, किससे एसोसिएटेड है? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी को रोकने के लिए ये नेशन वाइड ऑपरेशन है, जिसे किसने लॉन्च किया है? आरपीएफ ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन आहट के तहत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष बल तैनात किए जाएंगे। स्पेशल टीम जो है वो डिप्लॉय की जाएगी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स में। और इस ऑपरेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है महिलाओं को और बच्चों को बचाना ह्यूमन ट्रैफिकर से, राइट? तो ये पॉइंट 2-3 फैक्ट है जो प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है, राइट? वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। गाइज ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार न्यूज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, बात करेंगे कि ये फायदेमंद है कि नहीं। तो पूरी चीज जो है वो इसकी अच्छे से देखेंगे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहली चीज तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो क्या होता है। तो देखो गाइज, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि हमारी पूरी कंट्री के लिए, पूरे नेशन के लिए सिर्फ एक ही इलेक्शन होना चाहिए,
चाहे वो लोकसभा का हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, पंचायत का हो, अर्बन लोकल बॉडीज का हो, तो 5 सालों में सिर्फ एक ही बार इलेक्शन होना चाहिए। तो ये चीज होती है वन नेशन वन इलेक्शन में। इसकी एक डेफिनेशन अगर की बात करें तो देखिए गाइस, क्या क्या चुनौतियां हम लोग को देखने को मिलती है जब हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे इलेक्शन होते रहते हैं समय समय पर, राइट। 5 सालों के अंदर अगर मल्टीपल इलेक्शन होंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्टेट में अलग इलेक्शन हो रहा है, राइट, सेंटर का अलग इलेक्शन हो रहा है, लोकल बॉडीज का अलग इलेक्शन हो रहा है। जब इतने सारे जब इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है पैसा। पैसा बहुत खर्च होता है इसमें। देखो, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उस टैक्स का इस्तेमाल सरकार क्या करती है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वगैरह में लगाती है, राइट। जो पब्लिक सर्विसेज वगैरह जो होती है वो उसमें पैसा खर्च करती है सरकार, जिससे हमें जो है वो फायदा मिल सके। रोड बनवाती है, अलग अलग चीजें बनवाती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। बट वही पैसा जो है जो हम लोग टैक्स के तौर पर जो पे कर रहे हैं, वो टैक्सेस जो है हमारी, यानी कि वो जो हमारा पैसा जो है वो इलेक्शन में लगता है, इलेक्शन को मेंटेन करने के लिए लगता है, मैनेज करने के लिए लगता है। इवन जो कैंपेनिंग जो कंडक्ट की जाती है ये पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, तो उसमें भी पैसा लगता है। तो ये चीज है कि हमारा पैसा यहां पर लग रहा है। जो पैसा इस्तेमाल होना चाहिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पर्पस के लिए, वो पैसा इलेक्शन में जाता है। इसके अलावा पॉलिसी पैरालिसिस, आचार संहिता लग जाती है इलेक्शन के समय पे, आपको पता होगा। तो उस समय जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, सब रुक जाती हैं। तो ये एक बड़ा इशू है। इसके अलावा जो एसेंशियल सर्विसेज जो है उसकी डिलीवरी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा मैन पावर, जो क्रूशियल मैन पावर है, पुलिस वगैरह जो है, हमारी पुलिस जो है वो हमारी सेवा के लिए होनी चाहिए, बट इलेक्शन के दौरान पुलिस जो है वो लग जाती है इलेक्शन को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, राइट। कहीं पर क्राइम हो जाए, गंभीर क्राइम हो जाए, बट उस समय फोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगी क्योंकि पुलिस वहां पर तैनात होती है। तो ये वाली चीज है। तो हमारी जो क्रूशियल मैन पावर है वो डाइवर्ट हो जाती है इलेक्शन के दौरान, राइट। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर होता है। अब देखो, पॉलिटिकल पार्टी जो है एक रूलिंग पार्टी है, ठीक है, रूलिंग पार्टी है जो सरकार चला रही है और जो कार्य कर रही है, बट उसको ये चिंता भी है कि अरे यार, इस क्षेत्र पे इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है और हम चाहेंगे कि हमारी ही पार्टी जो है वो उस क्षेत्र पर जीते। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि रूलिंग पार्टी जो है वो पूरी तरह से अपना फोकस, अपना ध्यान जो है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए नहीं कर रही है, राइट। वो ध्यान जो है उसका थोड़ा बहुत जो है वो डाइवर्ट हो रहा है। वो फोकस कर रही है कि यार इस क्षेत्र पर भी हमें इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है, इस क्षेत्र पर, और इस क्षेत्र पर हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी जीते। तो पूरी तरह से फोकस नहीं हो पा रहा ना पॉलिटिकल पार्टी का, राइट, इस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। उनका फोकस तो ये भी है कि यार उस क्षेत्र पर इलेक्शन हो रहा है तो हम वहां पर भी जीत सकें। तो ये वाली चीज है। और इलेक्शन जो है वो एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। और दूसरी बात, जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके लिए मुसीबत आ जाती है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान बहुत पैसा खर्च करना होता है जो कि उनके पास इतना नहीं हो पाता। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमेशा जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ही हमेशा पावर पे आती जा रही हैं। छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को, रीजनल पार्टीज को मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक इशू है। आगे की बात करें कि साइमल्टेनियस जो इलेक्शन होते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हम लोग को नजर आते हैं, यानी कि एक साथ अगर चुनाव होंगे, राइट, तो उसके क्या लाभ होंगे। तो गवर्नेंस और कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलेगी। जस्ट जो चीज मैंने आपको बताई उसका उल्टा ही। सबसे पहली बात तो पैसा बचेगा, राइट। रेवेन्यू जो है वो हमारे जो टैक्सेस है वो सही जगह पे इस्तेमाल होंगे, राइट, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होंगे। ग्रोथ, हेल्थ केयर एक्टिविटीज हम लोग इंप्रूव करेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम्स आज की डेट में चल रही है तो उसमें थोड़ा सा हम लोग जो है वो हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा रहेगा, फंडिंग रहेगी उसके लिए, राइट, क्योंकि फंडिंग जो है वो इलेक्शन में बर्बाद नहीं होगी। तो ये चीज है। गवर्नेंस और कंसिस्टेंसी हम लोग को देखने को मिली। वही चीज मैंने आपको बताया कि रूलिंग पार्टी जो है उसका सिर्फ एक ही फोकस रहेगा, गवर्नेंस के ऊपर, लेजिस्लेशन के ऊपर, प्रॉपर कानून बनाने के ऊपर, राइट, इस कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर। तो वो पूरा फोकस वो डेवलपमेंट और ग्रोथ पे करेंगे, रादर देन ये सोचने में की बजाय कि उनको कहां पर जो है वो इलेक्शन हो रहा है और उनको कहां पर जीतना है। तो उनका पूरा फोकस जो होगा वो डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए होगा। तो ये वाली चीज है। पैसा मैंने आपको बता दिया, पैसा बचेगा। हमारी जो क्रूशियल मैन पावर जो है, हमारी जो फोर्सेज है, उनको बार बार जो है वो तैनात नहीं होना पड़ेगा, राइट। इलेक्शन जब कंडक्ट होता है तो वो सिर्फ फोकस करेंगे इस कंट्री में सिक्योरिटी पर्पस। जैसे पुलिस का एग्जांपल है, पुलिस जो है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए काम करेगी रेदर देन इलेक्शन मैनेज करने की जगह, है ना। तो ये वाली चीज है। तो ये कुछ चीज है। एफिशिएंसी गवर्नेंस में हम लोग को देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा। आपको पता होगा कि इलेक्शन के दौरान बहुत ज्यादा काला पैसा जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो वो काला पैसा जो है वो नहीं लगाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं काले पैसे का उपयोग थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। इस चीज के थोड़ा सा नहीं, वैसे तो बहुत ज्यादा होगी। इलेक्शन के दौरान बहुत ज्यादा ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता है, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा लोगों की भी एक मेंटालिटी हम लोग को ये देखने को मिलती है, जैसे कि अपन वोटर्स की बात करें तो वोटर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, राइट, तो वो सेम पॉलिटिकल पार्टी को अपनी स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी चूज करते हैं, राइट। तो वोटर की हमेशा टेंडेंसी हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है, राइट। तो ये वाली चीज है।
और साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए यानी कि इसको अगर हम लोग को लागू करना है तो हमें कौन से चेंजेस लाने होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेजिस्लेशन के अंदर, राइट, कानून वगैरह में क्या क्या चेंज करना होगा। तो आर्टिकल 83 को हमें अमेंड करना होगा। आर्टिकल 83 जो कि डील करता है कि एक हाउस जो है पार्लियामेंट का, तो उसमें उसका कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, राइट, तो उसके साथ ये डील करता है। आर्टिकल 85 को अमेंड करना होगा, जो कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो डिसॉल्व करते हैं लोकसभा को, तो उससे रिलेटेड अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे। आर्टिकल 172 की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके ड्यूरेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल 172 हमें देखने को मिलता है, तो इसको जो है वो अमेंड करना होगा। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये जो कानून है उसको चेंज करना होगा, उसमें अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे कि जो पार्लियामेंट और जो स्टेट असेंबलीज जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह, तो उसमें उनका जो टेन्योर है वो स्टेबल रहे, तो उसके लिए अमेंडमेंट लाए जाएंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स जो है और जो उनके फंक्शन जो है उसको चेंज थोड़े करने पड़ेंगे, राइट, जिससे कि ये साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कर सकें। साथ ही साथ डेफिनेशन जो है वो ऐड करनी होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शन की, और इसमें मतलब सेक्शन 2 जो है उसमें ये चीज ऐड होगी। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। अब गाइस, वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है इसकी जानकारी तो आपको मिली गई होगी, बट अपन कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि रिसेंटली केंद्र सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा देश के सभी निर्वाचन निकायों के लिए एक समान मतदाता सूची यानी कि कॉमन इलेक्टोरल रोल और एक साथ चुनाव यानी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन करने हेतु जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करने की योजना नहीं बनाई जा रही है। मतलब सिंपल शब्दों में सेंटर आज की डेट में कोई भी प्लानिंग नहीं कर रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड करने का, और कॉमन इलेक्टोरल रोल और साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो इनेबल करने का सभी इलेक्टोरल बॉडीज में हमारी कंट्री के। मतलब कि केंद्र सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड या फिर एक कॉमन इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड। तो ये चीज अभी केंद्र सरकार ने क्लियर करी है और इन प्रावधानों के खिलाफ काफी चिंताएं व्यक्त की गई है और इस मामले पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो इसलिए क्योंकि अभी तक कोई भी सभी लोग की सहमति नहीं बनी है कि इंडिया के अंदर एक ही बार में जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। वैसे अभी आपने ये टॉपिक को जो कवर किया होगा वन नेशन वन इलेक्शन वाले टॉपिक को, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि इसके बेनिफिट्स क्या है और इसके नुकसान जो है वो क्या है, राइट। और हालांकि केंद्र सरकार अभी कोई प्लान नहीं कर रही है अमेंड करने की, बट फिर भी केंद्र सरकार ने काफी सारी, मतलब इवन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की भी बात करें तो कई बार इन्होंने ये जिक्र किया है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। इवन स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ, मतलब वेरियस स्टेट्स के और हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ कई बार डिस्कशन हो चुका है, कई बार मीटिंग हो चुकी है वन नेशन वन इलेक्शन के टॉपिक पर, राइट। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्टेट लेवल पर इसको जो है वो शुरू किया जाए एज अ पायलट बेसिस पर आने वाले समय में, बट नेशनल लेवल पर या पूरे नेशन वाइड लेवल पर अभी इसको शुरू करने की कोई योजना, कोई प्लानिंग जो है वो नहीं है, राइट। ये तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है इसकी आपको जानकारी ऑलरेडी हो गई है। अब हम बात करेंगे कॉमन इलेक्टोरल रोल के बारे में। तो कॉमन इलेक्टोरल रोल, समान मतदाता सूची, इसका क्या मतलब हुआ कि लोकसभा के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन और दूसरे इलेक्शंस में सिर्फ एक ही वोटर लिस्ट का उपयोग किया जाए, ना कि अलग अलग वोटर लिस्ट का उपयोग किया जाए, राइट। तो ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव कि एक ही वोटर लिस्ट होनी चाहिए सभी इलेक्शंस के लिए हमारी कंट्री के। तो इसको बोलते हैं कॉमन इलेक्टोरल रोल। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल रोल डू वी हैव इन आवर कंट्री एंड व्हाई द डिस्टिंक्शन? हमारी कंट्री में कितने प्रकार के इलेक्टोरल रोल्स हैं, मतदाता सूची है, और इनमें क्यों हम लोग को डिस्टिंक्शन, मतलब क्यों अलग अलग ये हम लोग को देखने को मिलती है? तो काफी सारी स्टेट्स के अंदर वोटर लिस्ट होती है वो पंचायत के लिए भी बनती है, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस के लिए भी बनती है, राइट। और वो डिफरेंट होती है पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन से। अब ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? तो गाइस सिंपल से इसके पीछे का तर्क ये है कि हमारे यहाँ दो बॉडीज जो है वो काम करती हैं, दो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जो है वो काम करती हैं जिनको कार्य सौंपा गया है। एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दूसरी है स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया के लिए यानी कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए जो है वो काम करती है, और स्टेट लेवल और लोकल लेवल के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑपरेट करती है, काम करती है ना। तो ये वाली पॉइंट आपको क्लियर है। तो इसीलिए ये अलग अलग बनते हैं, सेपरेट बनते हैं, और सेपरेट जो ये प्रिपेयर जो किए जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो आप जो सेपरेट जो प्रिपेयर करते हो उसमें खर्चा जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, राइट। कि जो सेपरेट वोटर लिस्ट जो है वो आप क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि सेम ही लोग हैं जो कि एमपी के इलेक्शंस के लिए भी जो है वो वोट डालेंगे, और सेम ही लोग जो है वो एमएलए के इलेक्शंस के लिए भी वोट डालेंगे, है कि नहीं। तो आप जब अलग अलग लिस्ट बनाते हो तो वो काफी महंगा हो जाता है, और दूसरी बात डुप्लीकेशन के कारण
प्रयास भी ज्यादा लगता है, अथॉरिटी जो है आपको ज्यादा डिप्लॉय करनी पड़ती है, तो ज्यादा खर्चा है इसमें, है ना? तो ये चीज कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि कॉमन कहा गया है कि कॉमन इलेक्टोरल रोल जो है वो ज्यादा बेटर होगा सेपरेट वोटर लिस्ट के कंपैरिजन में या सेपरेट इलेक्टोरल रोल के कंपैरिजन में। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात है? ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, राइट, JCPOA 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील ये हम लोग को देखने को मिलती है। इसको ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जाना जाता है। बताइए जरा ईरान की न्यूक्लियर डील जो है वो किन किन कंट्रीज के बीच में हुई है, फटाक से इसका आंसर लिखकर बताएं। इतनी बार आपको पढ़ा चुका हूं कि रट जाना चाहिए वाला टॉपिक तो आप लोगों को। तो देखिए ईरान के पास जो है वो 20% एनरिच यूरेनियम का स्टॉक जो है वो पाया गया, और ये स्टॉक जो है वो 210 किलोग्राम का अब हो चुका है ईरान के अंदर न्यूक्लियर एनरिचमेंट का, राइट। और तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और अभी तक ईरान की एजेंसी ने 25 किलोग्राम 60% एनरिच यूरेनियम का प्रोड्यूस कर लिया है। ये एक ऐसा लेवल है सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के पास होता है जो कंट्री न्यूक्लियर वेपन बनाती है, राइट। न्यूक्लियर वेपन बनाने वाली कंट्री के पास इतना स्टॉक इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है, राइट। तो कहीं ना कहीं क्लियरली संकेत है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रही है, राइट। तो ये वाली बात तो हम ऑलरेडी जानते थे, आप सभी लोग जानते हैं उस बारे में, इसके बारे में इतनी बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हालांकि ईरान ने कभी भी ओपनली इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया। ईरान ने हमेशा एक ही चीज जो है वो बोली है कि पीसफुल यूज के लिए या फिर एनर्जी सबसे बेस्ट चीज बोलता है क्लीन एनर्जी। मैं न्यूक्लियर को जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है वो कर रहा हूँ, सॉरी यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा हूँ, न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से मैं क्लीन एनर्जी जो है वो जनरेट करने पर फोकस कर रहा हूँ। तो क्लीन एनर्जी की ये बात कर रहा है, बोल रहा है कि मैं क्लीन एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर के माध्यम से जनरेट करूंगा, इसके लिए मैं यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा हूँ। तो ये चीज है। और बट वी नो अबाउट इट कि ये वेपन डेफिनेटली बना के रखेगा अपने पास, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स से इसके पंगे चल रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स को वेपन कंप्लीट होने के बाद टेस्टिंग करने का बता देगा, देखना देखिएगा आप 2-3 साल में आपके सामने आएगी ये वाली खबर कि ईरान ने फाइनली एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो तैयार कर लिया है और फिर वो लॉन्च करेगा। लॉन्च मतलब इन द सेंस उसकी लॉन्चिंग बोलते हैं ना, अनबॉक्सिंग, तो वो करके पूरी दुनिया को बता देगा कि यार कि हमने न्यूक्लियर, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। और पूरी दुनिया में स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स को बोल देगा कि अब करो बेटा उंगली, तुम बताएं तुम्हें, क्योंकि ईरान और यूएसए के पंगे चल ही रहे हैं। आपको पता ही है कितने समय से, यार बहुत समय हो गया है तो, राइट। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो निकल गया था इस डील से, राइट। फिर उसके बाद फिर ईरान ने, ऐसा नहीं है कि ईरान एकदम से इस डील से निकल गया, ईरान ने काफी बार वार्निंग दी थी यूनाइटेड स्टेट्स को कि बेटा सोच लो, मेरे ऊपर से सैंक्शन हटा दो। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। सभी कंट्री से कह दिया कि कोई भी कंट्री जो है वो ईरान से किसी प्रकार का माल परचेज नहीं करेगी, ईरान से कोई भी डील नहीं करेगी, ना उसको बेचेगी ना परचेज करेगी। तो ऑब्वियस ही बात है यार, अगर एक कंट्री एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी तो कैसे वो डेवलप करेगी। एक फॉर्मूला चलता है E इक्वल्स टू ई। E का मतलब क्या फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है, इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर। एक कंट्री की अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो वो कंट्री आगे बढ़ेगी, डेवलप होगी, है कि नहीं भाई। अगर हमारी इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, तब हम लोग डेवलप करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो वही कि E इक्वल्स टू ई, इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर। एक कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी तो एम्पायर उसका बढ़ेगा। और एक और फॉर्मूला इसी के साथ अटैच होता है, E इक्वल्स टू ई का। इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे, जब वो कंट्री एक्सपोर्ट करेगी। हमारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का अभियान जो प्रोग्राम हम लोग लेकर आए, क्यों लेकर आए, कि हमारी कंट्री से हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, गेटिंग इट और नॉट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रहा है। तो इकोनॉमी इक्वल्स टू एक्सपोर्ट। तो हमें अगर अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो हमें एक्सपोर्ट जो है वो करना पड़ेगा। सेम अगर इसी चीज में हम देखें ईरान के, तो ईरान को जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने मना कर दिया, सभी कंट्री हुई, कोई भी कंट्री ईरान के साथ किसी प्रकार की डील नहीं करेगी, ईरान से कोई माल परचेज नहीं करेगी। तो ईरान ने बोला कि अरे इसमें तो मेरी तो इकोनॉमी की 12 बज जाएगी, और बज रही थी उसकी इकोनॉमी की 12। तो उसने मतलब भाड़ में जाओ, मुझे भी नहीं करना ये, इस पर्टिकुलर 2015 की न्यूक्लियर डील को फॉलो नहीं करना। अब देखो 2015 की न्यूक्लियर डील में एक्चुअल में हुआ क्या था ये भी समझ लो। मैंने इतनी बार समझा चुका हूं आपको, एक रिवीजन हो जाएगा, जिनको ऑलरेडी पता है, जिनको नहीं पता समझ में आ जाएगा। 2015 में ईरान की हालत बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी, क्योंकि इस समय सभी कंट्रीज ने ईरान के ऊपर जो है वो सैंक्शन लगा दिए थे कि ईरान जो है वो किसी, क्योंकि ये यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था, बहुत सारी इसकी एक्टिविटी थी, न्यूक्लियर एक्टिविटीज, तो इसके ऊपर जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए काफी सारी कंट्रीज ने। वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने इसको लोन देने से जो है वो मना कर दिया, राइट। वेरियस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इसकी निंदा की जाती थी, राइट। बहुत सारी चीजें इसकी ऐसी होती थी, तो ये कमा नहीं पा रहा था, राइट। इसकी मतलब ये मान के चलो कि इकोनॉमी ठप पड़ गई थी, राइट। तब उस समय ये जो P5+1 कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इन्होंने ये एक साथ इकट्ठा हुई और इन्होंने बोला कि चलो बॉस, अब ये सही समय आ गया है ईरान को बिठाकर डील करने का। जैसे कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, है ना।
तो आप एकदम से किसी पे चोट नहीं करते हो, मतलब चोट नहीं मारोगे। लाइफ, और लाइफ की भी बात करूं, आपकी पर्सनालिटी की बात करूं, तो आपको अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनानी है कि सामने वाले व्यक्ति को उस समय चोट मत दो जिस समय वो पावरफुल है। उसको पहले वीक होने दो, या वीक होने का उसका इंतजार करो। जिस दिन वो वीक हो गया उसके ऊपर जो है वो हावी हो जाओ। ये रूल है बॉस। अब आपको लगेगा कि अरे यार, वीक पे तो वार नहीं करना चाहिए, हमें तो स्ट्रांग पे वार करना चाहिए। वीक पे वार कर दिया तो फिर हम ये तो गलत बात हो जाएगी। हम तो पंगा जो लेते हैं वो हम हमसे ऊपर वाले का या बराबर वालों का लेते हैं। तो ये कॉमन मैन की अप्रोच है। ब्यूरोक्रेट्स इन सब अप्रोच पे बिलीव नहीं करता। ब्यूरोक्रेट की अप्रोच ये होती है कि जो अभी पावर में है वेट करो टिल द टाइम कि वो नीचे आए। जब तक अपनी पावर को स्ट्रांग करते रहो ना, अपनी पावर को बढ़ाते रहो। आज की डेट में यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ऑलरेडी ऑफिसर हो। आपको ऑफिसर का बस टैग लगना बाकी है, राइट? तो ये अपने आप को बिलीव करो कि जो आप बिलीव करोगे वो आपके लिए जो है वो काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो लुक, आज की डेट में आपको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते होंगे, अबे तू बनेगा आईएएस है, तेरे को ये तो आता नहीं है। करेंगे क्रिटिसाइज, काफी सारे लोग करेंगे। अपनी पावर को अपने अंडर रखो, गुस्से को अंडर रखो। किसी को एकदम एंगर नहीं होना है। जो होता है ना, कई बार हम गुस्सा हो जाता है, अबे भाड़ में यार, बेकार आदमी तू, ये सब काम नहीं करना है आप लोग को। यू गाइस आर ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स का एक स्टाइल होता है अलग, आपको अपने स्टाइल को जो है वो मेंटेन करना है, राइट? किसी ने बोल दिया, उस स्माइल कर दो उसके सामने, बोला कि अरे हाँ यार, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं तो कर रहा हूं। किसी को अपनी असलियत मत बताओ पर कि आप सिविल सर्विसेज के अंदर कितना डूबे हुए हो, क्योंकि असलियत बताओगे तो सामने वाला आपका मजाक उड़ाएगा। आप गुजरोगे, बोलेगे देखो आ गया कलेक्टर, राइट? कोई बात नहीं, स्माइल करो और आगे बढ़ो। आपको ज्यादा ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना है। वेट फॉर द टाइम बीइंग, जिस समय आप उनसे ऊपर हो जाओ, मतलब जिस समय आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो, फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर तो आपके साथ आपके बॉडीगार्ड्स होंगे। वही व्यक्ति जो आपको चिढ़ा रहा है आज की डेट में, वो आपके घर के बाहर लाइन लगा के खड़ा रहेगा आपसे मिलने के लिए, बार बार आपको फोन करेगा, राइट? आपके सेक्रेटरी उठाएंगे कि सर अभी बिजी है, सर अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में गए हैं, ये है वो है। तो वो जलवे हैं यार, तो वो जलवे चाहिए तो अभी वेट करो। ब्यूरोक्रेट का एक स्टाइल होता है, ये एकदम से किसी के ऊपर हावी नहीं होता है। ये हावी तब होते हैं जब इनको पता होता है कि पूरा गेम इनके हाथ में। देखो, मजा जब आता है ना गेम खेलने का, जब आपको पता है कि जीतना आप ही को है, पहले से ही आपकी जीत डिसाइडेड होती है, तब आता है मजा गेम खेलने में, राइट? ऐसे गेम खेलने में क्या मजा। और ब्यूरोक्रेट्स ऐसे ही गेम खेलते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जीत आपकी ही है। और इस एग्जाम के लिए मैं अपने सभी रेगुलर स्टूडेंट्स को एक ही एडवाइस देता हूं, और हमेशा जब भी मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं ट्राई कर रहा हूं एग्जाम के लिए, मैं उनको चिल्ला देता हूं, मेरा ट्राई वराई नहीं। मैंने कहा ट्राई वराई कुछ नहीं होता है। एग्जाम या तो क्लियर होता है या तो फिर नहीं क्लियर होता है। एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसको क्लियर करने के लिए कर रहे हो, ट्राई करने के लिए कर रहे हो। यहाँ पर मेरे पास आप नहीं आए हो ट्रायल के लिए, राइट? आप मेरे पास आए हो सिलेक्शन लेने के लिए। तो हर वो पूरी कोशिश करना, जी जान लगानी सिलेक्शन लेने के लिए। तो अगली बार से आप में से कोई भी लोग ट्राई शब्द का उपयोग नहीं करेंगे कि आई एम ट्राइंग फॉर सिविल सर्विसेज। यू गाइज आर नॉट ट्राइंग, आप ट्राई नहीं कर रहे हो। यू गाइज आर मेंट फॉर क्लियरिंग सिविल सर्विसेज। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो और मान लो कि आपको सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, चाहे कुछ हो जाए। ट्राई वराई नहीं है, करना है मतलब करना है, भाड़ में जाए दुनिया, राइट? और बौखलाओ मत एकदम से। तो ईरान ईरान का इंतजार किया इन लोगों ने कि ईरान की इकोनॉमी तो टूटने दो। जैसे ही इसकी इकोनॉमी टूटी, ये घुटने पे आके इन्होंने रख दिया सामने पेपर कि चलो बेटा, तुम्हारे ऊपर सैंक्शन हम लोग हटा देंगे, तुम्हें सैंक्शन हटवाने हटा देंगे। और बोलो तुम्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है, चलो हम पैसा भी देंगे तुम्हारी इकोनॉमी को रीडेवलप करने के लिए। और चलो तुम्हें लोन्स कभी चाहिए तो हम तुम्हें आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लोन भी दिलवाएंगे। बोलो, और बोलो तुम्हें एक्सपोर्ट करना है कर लो, हम पूरे रेस्ट्रिक्शन हटा देंगे। बट इस एग्रीमेंट को साइन करो, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आप 3.67% से ज्यादा यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करोगे। मतलब आसान और सिंपल शब्दों में सिर्फ बेटा इतना ही करो जितने में न्यूक्लियर बॉम्ब बनने की सोच ही ना, दूर दराज तक न्यूक्लियर बॉम्ब ना बन पाए। तो ये कैलकुलेटेड तरीके से इन्होंने ये पेपर सामने रख दिया। मरता क्या नहीं करता ईरान, साइन कर दिया ईरान ने। बट यहां पर प्रॉब्लम हुई 2018 में। यूनाइटेड स्टेट्स का ईगो बड़ा हो गया। लाइफ में कभी भी ईगो को लेकर चलोगे तो सक्सेस नहीं हो पाओगे। ईगो को लेकर मत चलो। एंगर, लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ईगो के बीच में, सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में, एंगर के बीच में। बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। और आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ईगो सामने वाले का कब आता है मैं आपको बताता हूँ। ईगो जब आता है जब उसको पता है कि ऐसी की तैसी मुझसे तो निकलेगा ही है एग्जाम, ये ईगो आता है। और अभी आप बोलोगे कि सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि एग्जाम निकालने की ही बात कर रही है। सिर्फ बात नहीं करनी, पढ़ना भी है।
मैंने बोला कि अपना 100% देना है, जी जान लगा देनी है। जी जान लगा देने का मतलब ये नहीं कि जी जान लगा के चिल्ला चिल्ला के चिल्ला रहे हो, बात कर रहे हो कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, मेरा होके ही रहेगा, है ना? वो नहीं है। होके रहेगा मतलब कि यू हैव टू प्रिपेयर एंड यू हैव टू प्रिपेयर लाइक एनीथिंग, राइट? कि अपनी जो है वो जी जान लगाओ, मतलब कि 120% दो। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव विथ यू गाइस, राइट? अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये चीज रखना है आपको। तो वही चीज हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिली। ईरान के केस में भी सेम चीज हुई कि इसको जो है वो बैठा दिया, और यूएसए का ईगो फिर सामने आ गया। ईगो नहीं आना चाहिए लाइफ में इंसान की कभी भी, क्योंकि ईगो फिर लेके डूबता है। क्योंकि जो लोग सिर्फ ईगो में रहेंगे कि हम तो कलेक्टर बन जाएंगे, ऐसी की तैसी, ईगो में रहेंगे कि अपने दोस्त यारों से भी जो है वो एटीट्यूड एटीट्यूड बहुत सिंपल और सोबर। आप खुद सोचो ना, आप किसी ऑफिसर के पास मिलने जाओगे, आप क्या चाहते हो? कोई ऑफिसर आपसे बिल्कुल एकदम तन तन होकर बात करेगा, बिल्कुल एकदम गुस्से में और एकदम इस टाइप में। कई लोगों को बोलो कि यार मैं खुद अपने कई बार स्टूडेंट को बोलता हूँ कि ब्यूरोक्रेट की तरह जो है वो आपको रहना है, तो वो मतलब वो हो जाते हैं, गलत चीज सोचने लगते हैं। उनको लगता है कि ब्यूरोक्रेट की तरह रहना, बिल्कुल हम ऑफिसर बन गए, बिल्कुल ठाट बाट से एकदम बैठे रहेंगे, किसी को भी ऑर्डर देंगे कि चल निकल, चल जा यहाँ से। नहीं, ब्यूरोक्रेट का एक स्टाइल होता है, एक अच्छे ब्यूरोक्रेट का, टॉप पोस्ट ब्यूरोक्रेट का एक स्टाइल होता है उनका। वो बात भी करेंगे तो इस प्रकार पोलाइटनेस से करेंगे, इतने प्यार से बात करेंगे कि सामने वाला खुश हो जाएगा। तो अपने अंदर चेंजेस लेके आओ, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो कि सामने वाला आपसे मिलके सामने वाले को खुश हो जाए, कि लगे कि वाह यार क्या पर्सनालिटी। आपके ऑफिस में कल कोई आएगा, जब आप ऑफिसर बन जाओगे, राइट, अपनी मदद करवाने आएगा, तो आप उसको बिठा के उसको बोलोगे कि शांत हो, आराम से रहो, अब मुझे पूरी चीज बताओ। तो उसको सुनोगे, आप उसकी प्रॉब्लम समझोगे, उससे उसकी प्रॉब्लम्स को इमोशनली अटैच करने की कोशिश करोगे। क्योंकि देखो गाइस, अल्टीमेटली कॉमन मैन इज इमोशनल, यू गाइस आर नॉट, एंड यू गाइस आर नॉट मेंट टू बी इमोशनल। आप लोग के लिए इमोशन कुछ नहीं है, इमोशन कुछ होता ही नहीं है आप लोगों के लिए, राइट? यू गाइस आर मेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। आप इस हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हो, राइट? और साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है कि अपने आप को एक बेहतर पर्सन बनाने की तैयारी कर रहे हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तैयारी है पूरी। अगर ये तैयारी कोई किसी ने कर ली, समझ ली प्रॉपर तरीके से, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है यार। लाइफ चेंजिंग प्रिपरेशन है ये सिविल सर्विसेज की। तो मैं आपसे वही चीज बोल रहा हूँ कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि सामने अपनी पर्सनालिटी ऐसी रखो कि सामने वाला खुश हो यार, आप अट्रैक्ट हो आपकी पर्सनालिटी से, अरे वाह यार किससे मिलके आया हूं मैं। आपके ऑफिस में कल को कोई आएगा और फिर जब निकलते समय उसके दिल में एक तो सुकून मिले उसको कि अरे वाह यार, ये इतने बड़े अधिकारी ने, मैडम ने, सर ने हमारी कितनी अच्छे से जो प्रॉब्लम समझी, है ना? और उस पर उन्होंने तुरंत, जैसे आपने प्रॉब्लम सुनी उनकी, ठीक है, समझी, ओके, तुरंत आपने जो है वायरलेस किया कि मतलब जैसे जो भी जिस भी थाने से वो, मतलब जो नियरेस्ट थाने के वो होंगे, आपके पास एप्लीकेशन आई होगी, आपने उसके थानेदार को वो कॉल किया, जो भी अथॉरिटी को कॉल किया, बोला कि मुझे आधे घंटे में आकर मिलिए। और फिर आप वो तो झक मार के आएगा, आपकी जो पोजीशन रहेगी, राइट, उसमें, क्योंकि आप टॉप मोस्ट पोजीशन की तैयारी कर रहे हो, झक मार के सामने वाले को आना पड़ेगा। तो आप जो है वो बोलोगे इनको कि आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आप इन अधिकारी को बुला रहा हूँ। और फिर जब वो आधे घंटे बाद आएंगे तो आप उस अधिकारी को बोलेंगे कि मुझे आप रिपोर्ट करें इनकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद। फिर उनको बोलेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती, कोई भी तकलीफ आए तो मेरे पास तुरंत आपको आना है, ये मेरा नंबर लिखिए, राइट, या मेरे सेक्रेटरी का नंबर लिखिए, तुरंत अपडेट करिए कि जो भी प्रॉब्लम होती है। इतने में ही यार सामने वाले को सुकून मिल जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति जब बाहर जाएगा तो आपके बारे में पॉजिटिव चीज लेकर भी जाएगा, आपको दुआ देकर भी जाएगा। और तीसरी बात, 4 लोगों को बताएगा कि मेरा जहां पर काम नहीं हुआ, इतनी जगह जाने के बाद इन अधिकारी, इन मैडम के पास जाके, इन सर के पास जाके मेरा काम हो गया। तो मेक योर पर्सनालिटी लाइक दिस, नॉट, मैं आपको ये बोलता हूँ ब्यूरोक्रेट बनना, इसका मतलब ये नहीं कि आप दादागिरी करें अपने घर के अंदर, राइट, आप ऑर्डर्स बाजी करना शुरू कर दें। नो, ऐसा नहीं करना। बहुत पोलाइट रहो, बहुत प्यार से रहो, स्माइलिंग नेचर के बनो, खुश रहो। क्योंकि गाइस देखो, प्रिपरेशन को खुश रहकर करोगे ना, तब मजा आएगा। मुझे पता है आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है यार, बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे हो आप लोग, बट व्हेन यू गाइस विल बी हैप्पी, तो यार कुछ भी कर जाओगे आप। चलो एनीवेज, लेट्स कम बैक टू दिस टॉपिक। तो यूएसए का ईगो जाग गया 2018 में। यूएसए ने बोला कि ईरान को तो अब मैं छोड़ने नहीं वाला, ईरान की तो मैं बैंड बजा डालूंगा, ये वो। तो इसके ऑब्वियस ही बात है, हिस्टोरिकल भी इसके इश्यूज थे ही ऑलरेडी ईरान के साथ पहले। ये बढ़ गए काफी ज्यादा डोनाल्ड ट्रम्प के टेन्योर में। उसने बोला कि इसको तो मैं छोड़ने नहीं वाला। यूएसए इस डील से जब हट गया, फिर ईरान ने बहुत समय तक कोशिश करी, पता है, लिटरली ऐसा नहीं कहेंगे हम लोग कि इसने कोशिश नहीं करी, इसकी कोशिश थी। कैसी कोशिश? वार्निंग दे देंगे। जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, जैसे वो बाबू भैया वाली पिक्चर देखी होगी आपने, अक्षय कुमार बोलता है कि जा रहा हूं मैं जा रहा हूं, तो बाबू राव बोलता है कि जा रहे, तो वो बोलता है मैं तभी जाऊंगा जब 2 साल का किराया दे दूंगा। राइट, तो वही वाली चीज कि वो वार्निंग दे रहा, उसको जाना नहीं था। लिटरली पता है, ईरान को ये चीज आपको क्लियरली देखने को मिलेगी अगर आप टाइमलाइंस को फॉलो करते होंगे।
इसमें मतलब कि न्यूज वगैरह को प्रॉपर तरीके से अभी तक आपने फॉलो किया होगा 3-4 साल पुरानी न्यूज को, राइट? तब आपको ये चीज पता होगी ईरान ने कई बार वार्निंग दी थी। यूनाइटेड स्टेट्स के इस कदम के बाद कई बार ईरान ने जो है बोला था कि आई एम गिविंग द वार्निंग कि मैं इस डील को छोड़ दूंगा, मैं इस डील को छोड़ दूंगा, यूरानियम एनरिचमेंट करना शुरू कर दूंगा, सोच लो समझ लो। क्योंकि ईरान इसलिए कर रहा था क्योंकि यार यूनाइटेड स्टेट्स ने वापस से ईरान को उसी शिकंजे में कस दिया था जो वो 2015 में था। क्योंकि 2015 में मैंने आपको क्या बताया, ना ईरान किसी से ट्रेड कर पा रहा, ना पैसे कमा पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे। यूनाइटेड स्टेट्स ने सेम हरकत कर दी, उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। सेम चीज हुई कि वो किसी भी कंट्री के साथ डील नहीं कर पाए, तो वो वाली चीज कर दी थी यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के ऊपर। तो ईरान ने बोला कि यार भाड़ा में जाओ, मैं पहले भी ऐसे ही था, आज भी मैं ऐसे ही हूं, तो क्या मतलब फिर मैं इस एग्रीमेंट को फॉलो करूं। बहुत बार वार्निंग देने के बाद, बहुत बार यूनाइटेड स्टेट्स को इनडायरेक्टली समझाने के बाद इसने छोड़ दिया। अब वो भी क्या करता है यार, वो भी तो obvious सी बात है कि वो भी अगर कमा नहीं पा रहा है तो वो भी सोच रहा है कि अब दूसरी तरीके से इनको परेशान करो। तो उसने जो है वो फिर इस तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया है। और एक और हिट हुई थी, एक और हिट मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अगर आपको नहीं पता इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना, मैं आपको उसकी लिंक भी जो है दे दूंगा। इस पर भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, और एक सेपरेट टॉपिक भी इस पर बना हुआ है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मैं आपको मस्त चीज बताता हूँ कि हुआ ये था, यूरानियम एनरिचमेंट कर रहा था ये ईरान, है ना, लगातार यूरानियम का एनरिचमेंट करता जा रहा था। मतलब कि कुल मिलाकर क्लियर सिग्नल था पूरे दुनिया भर को कि अब ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बनाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है ये ईरान। तब उस समय क्या हुआ कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सामने आई और इसने बोला कि हमें इन्वेस्टिगेशन करने दो। तो इसने बहुत बार मना किया, बहुत बार मना किया, बहुत बार मना किया, कि ईरान ने बोला कि चलो आओ 3 महीने की विजिट कर लो, 3 महीने के लिए मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूं। ये सबसे बड़ी गलती थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, उसको 3 महीने के लिए एक्सेप्ट करना। 3 महीने की जगह अगर IAEA अगर बोल देती कि 3 मंथ नहीं, हम पीरियोडिकली हर 3 महीने में एक बार आएंगे या फिर हर 4 महीने में एक बार आएंगे, तो भी बेटर था। ये एग्रीमेंट या ये डील हो जाती है तो बेस्ट रहती। अब इन्होंने अपने इस डील को ईरान के फेंके गए, आप ये कह सकते हैं कि एक उसका पासा उसने फेंका, और आप कह सकते हैं बाउंसर, तो ये खेल नहीं पाए, ये समझ ही नहीं पाए कि ईरान क्या डालने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने इनके सामने एक लॉलीपॉप पकड़ा के ईरान हट गया। कैसे हटा मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए ईरान ने बोला कि 3 महीने तक आओ, आकर देखो कि मैं कोई भी यूरानियम एनरिचमेंट नहीं कर रहा हूं वेपन बनाने के लिए, मैं तो सिर्फ क्लीन एनर्जी के लिए, यानी कि ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इको फ्रेंडली एनर्जी को जनरेट करने के लिए, पावर को जनरेट करने के लिए यूरानियम एनरिचमेंट कर रहा हूं कि न्यूक्लियर के माध्यम से मैं पावर जो है वो जनरेट कर सकूं, पावर प्लांट्स के लिए कर रहा हूं मैं। ये चीज इसने बोल दी और ये बोला कि मैं 3 महीने के लिए अलाउ कर रहा हूं। अब आप बोलोगे सर इसमें गलत क्या है? ठीक है, IAEA आई, इसने इन्वेस्टिगेशन भी करी, सब कुछ किया, सब क्लियर मिला, बट 3 महीने का जैसे ही टेन्योर खत्म हुआ, ईरान का एक स्टेटमेंट आया था कि नाउ 3 मंथ्स टेन्योर इज ओवर, राइट? कि हमने जो कहा था बिल्कुल हम सही कहते हैं, हम गलत नहीं कहते। तो मतलब डिप्लोमेटिकली उसने एक चाल ये चल दी। और अब जब फिर से इंटरनेशनली कंट्रीज उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि IAEA को आने दो, चेक करने दो कि आप क्या कर रहे हो, वो ये बोलेगा कि अरे यार अभी 3 महीने पहले तो आए थे यार चेक करने, बार बार क्यों परेशान कर रहे हो, बार बार क्यों परेशान कर रहे हो, अभी तो आए थे चेक करना है, क्या दिक्कत है? ये प्रॉब्लम है। मतलब कि अब इंटरनेशनली कंट्रीज भी जो है वो अब कुछ बोल ना पाए उससे। वो तो यही बोलेगा कि अभी तो आए थे चेक करने यार, ये क्या तमाशा बना के रखा है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। वो अपने आप को एक विक्टिम कार्ड जो है वो प्ले करना शुरू करेगा कि देखो मुझे परेशान करके रखा है इन लोगों ने। और अंदर ही अंदर जो है वो यूरानियम एनरिचमेंट करके अच्छा खासा अपना स्टॉक मेंटेन करके घोषणा कर देगा कि मैंने वेपन बना लिया है, और उसकी घोषणा हो जाएगी। और घोषणा होने के बाद, और ऐसे एक दो नहीं मतलब बहुत सारे, क्योंकि स्टॉक जो ये बना रहा है, क्रिएट कर रहा है और लगातार क्रिएट करता जा रहा है, उससे बिल्कुल क्लियर संकेत है कि ये अच्छे खासे मात्रा में क्वांटिटी में जो है वो वेपन्स क्रिएट करेगा। आप देख लेना 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल 3 साल मैक्सिमम के अंदर आपको न्यूज मिलेगी वाली। जब तक तो आप एग्जाम क्लियर कर चुके होगे, बट जब देखोगे तब मुझे याद करोगे, राइट? क्योंकि मैंने पहले भी ये वाली चीज बोली थी और यही वाली हुई, और कितने सारे केसेस में यार। क्योंकि क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी की जब तैयारी आप करते हो, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करते हो, तो ये तैयारी सिर्फ आज की चीजों को देखकर या पास्ट की चीजों को देखने की तैयारी नहीं है, ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की भी तैयारी है कि आप इस प्रकार से चीजों को पढ़े, एनालाइज करें कि यू शुड नो कि अब नेक्स्ट मूव जो है वो किसका क्या होने वाला है। तब मजा आता है प्रिपरेशन करने में, तब समझ में आती है इंटरनेशनल रिलेशन किस टाइप की है, राइट? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब ज्यादा बात नहीं करते, निपटाते हैं इस टॉपिक को। एंड ये वाली चीज 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स का ईगो सामने आया, यूनाइटेड स्टेट्स हट गया, राइट? बट बाकी कंट्रीज ने मेंटेन रखा।
कि यार जैसे-जैसे करके कि ये बरकरार रहे, ये एग्रीमेंट बरकरार रहे। और आपको बता दें एनरिच यूरेनियम अबव 90%, 90% से ऊपर एनरिच यूरेनियम जो होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर वेपन में। और आपको बता दें ये देखो सितंबर में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा था कि ईरान के पास जो स्टॉक है, राइट, यूरेनियम एनरिचमेंट का, ये 20% फिसाइल प्यूरिटी का हमें देखने को मिलता है, जो कि 84.3 किलोग्राम का है। और ये बताया जा रहा है कि 62.8 किलोग्राम से 84.3 किलोग्राम हो गया, यानी कि इसने और अपने यूरेनियम को बढ़ाया है 3 महीने पहले। तो ये 3 महीने पहले का रिकॉर्ड था, और अब और ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लगातार बढ़ाता हुआ ही चल रहा है। तो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे हम लोग 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं, तो इस टॉपिक को मैंने काफी डिटेल में आपको समझा दिया है पूरा का पूरा, राइट। जो इंपॉर्टेंट बातें थी पूरी की पूरी मैंने आपको समझा दी, थ्योरी में देख लो आप। तो ये 2015 की डील है, ये प्रॉमिस करती है ईरान को कि ईरान के ऊपर जो है वो जितने भी सैंक्शंस वगैरह थे वो हटा दिए जाएंगे, बट वो तभी हटाए जाएंगे जब वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर लिमिट लगाएगा। कोई चीज तो मैंने आपको समझाई। तो मेन मकसद ये था 2015 की न्यूक्लियर डील का कि ईरान को जो है वो प्रिवेंट करे कि वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो ना डेवलप कर पाए। और यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो 2018 में हट गया, यूनाइटेड स्टेट्स, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो हट गया इस डील से। बट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और रशिया, इन्होंने ट्राई किया कि ये एग्रीमेंट जो है वो कंटिन्यू रहे, राइट। और इस डील के तहत हम लोग को देखने को मिला कि पूरी दुनिया की पावर जो है और दूसरी सिग्नेटरी कंट्रीज, यानी कि जिन्होंने ये साइन किया था इस 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील को, तो इन्होंने कहा कि ईरान जो है उसके पास 20% एनरिच यूरेनियम है, राइट। और ये यूरेनियम वो रिसर्च रिएक्टर के तौर पर जो है वो कर सकता है, राइट। मतलब कि क्लीन एनर्जी को, या आप कह सकते हैं कि जैसे कि इको फ्रेंडली जो पावर है उसको जनरेट करने के लिए ये कार्य कर रहा है, राइट। यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है। एंड अंडर द टर्म्स of the nuclear deal, Iran was prohibited from enriching uranium above 3.67% with the exception of its research reactor activities. तो ये सिर्फ 3.67% तक ही यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकता है। अभी देखिए कितने परसेंट कर रहा है ये, राइट। हमें देखने को मिल रहा है 20% एनरिच्ड यूरेनियम, और 210 किलोग्राम के ऊपर तक जो है ये जा चुका है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो इसका शुरू हो चुका है, राइट। और इसके अलावा देखिए गोल हम लोग को क्या यूरेनियम एनरिचमेंट का देखने को मिल रहा है। तो यूरेनियम के अंदर हमें एक दुर्लभ रेडियो एक्टिव आइसोटोप देखने को मिलता है, जिसका नाम है, या फिर जिसे टर्म दिया गया है U-235। और इसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर को पावर करने के लिए, यानी कि उसको स्टार्ट करने के लिए, राइट, लो एनरिचमेंट लेवल पर। और साथ ही साथ न्यूक्लियर बॉम्ब्स के फ्यूल के लिए भी किया जाता है, बट वो हायर लेवल्स पर किया जाता है, राइट। एंड गोल यूरेनियम एनरिचमेंट का ये रहता है कि परसेंटेज लेवल जो है U-235 का उसको इंक्रीज करना, मतलब कि उसको इतना बनाना कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनने की कैपेसिटी लायक जो है वो बन सके, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, और ये सेंट्रीफ्यूज की प्रोसेस के थ्रू जो है वो होता है। तो इतना टेक्निकल आपको जाने की जरूरत नहीं। ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बेसिक सी चीज जो मैंने आपको समझाई, पूरी स्टोरी बस वो दिमाग में रखो, ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। एंड आज की डेट में चिंता वाली बात यही है कि लोगों को डर लग रहा है। देखो व्हाट मेक्स द एनरिचमेंट पर्टिकुलरली थ्रेटनिंग, जो इसका एनरिचमेंट जो है वो क्यों इतना खतरनाक जो है वो बनता जा रहा है, राइट। क्योंकि एक तो ये ट्रिकी प्रोसेस हम लोग को एनरिचमेंट की देखने को मिलती है, और एक तो ये इजी भी होती जा रही है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आज की डेट में बढ़ती जा रही है वैसे वैसे, और बहुत ही कम सेंट्रीफ्यूज की आवश्यकता पड़ती है, राइट। और फिर वो हाई प्यूरिटी के लेवल पर चले जाता है। और अगर दूसरे शब्दों में बोले तो 90% प्यूरिटी को हासिल करना बहुत ईजी होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 20%, एंड ईजियर स्टिल स्टार्टिंग फ्रॉम 60%। तो 20% तक अगर इसने यूरेनियम एनरिचमेंट कर दिया तो 20 से लेकर 90% पे जाने में समय नहीं लगेगा। 60 तक कर लिया तो 60 से 90 तक जाने में समय नहीं लगेगा, यानी कि बॉम्ब बनाने में या बॉम्ब बनाने की क्षमता तक यूरेनियम को लाने में समय जो है वो नहीं लगता। स्टार्टिंग में लगता है थोड़ा, पर फिर बाद में नहीं लगता। और ये अब उस पर्टिकुलर क्षमता पे आ चुका है कि ये जल्दी से जल्दी जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर डिक्लेयर करने की क्षमता तक ये पहुंचने वाला है, बहुत ही जल्दी। तो ये इसी चीज को लेकर डर है, इसी चीज को लेकर चिंता हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये था इस पूरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। हालांकि कई बार इस टॉपिक को मैं आपको कवर करवा चुका। एक इसमें मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ ईरान न्यूक्लियर डील में। तो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स ने एक डेडलाइन सेट करी है कि 2015 के ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने की। आप जानते हैं गाइस कि ये डील जो है 2018 में डोनाल्ड ट्रंप जो यूनाइटेड स्टेट्स के थे, तो उनके द्वारा ये डील जो है वो कैंसिल कर दी गई थी 2018 में। तो अब कह रहे हैं कि ये डील जो है वो जल्दी जल्दी रिवाइव की जाए।
पूरा इशू क्या है, पूरा मुद्दा क्या है? तो अमेरिकन ऑफिशियल चिंतित हैं। ईरान जो तेजी से न्यूक्लियर एक्टिविटीज जो कर रहा है, जब से यूनाइटेड स्टेट्स इस डील से बाहर हुई है, तब से ईरान ने तेजी कर दी है अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज में। ईरान इवन ऑलरेडी कह भी चुका है कि वो यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहा है, राइट? और यूनाइटेड स्टेट्स की क्या डिमांड है? तो यूनाइटेड स्टेट्स कहता है कि वो ज्वाइन कर लेगा एग्रीमेंट को अगर ईरान वापस से ओरिजिनल डील के जो टर्म्स और कंडीशंस है उसको कंप्लाई करता है। और दूसरे मुद्दे जैसे कि हम लोग को बैलिस्टिक मिसाइल के स्टॉक पाइल से रिलेटेड देखने को मिलता है कि जो ईरान अपने पास बैलिस्टिक मिसाइल का स्टॉक जो बना रहा है, तो उसको अगर ये रिड्यूस करेगा तो यूनाइटेड स्टेट्स वापस से इस डील को जो है वो ज्वाइन कर लेगा। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की डिमांड हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट? और ये छोटी सी एक अपडेट हम लोग को नजर आ रही है कि अभी वेस्टर्न डिप्लोमेट्स जो है वो एक डेडलाइन सेट कर रहे हैं, जिसके तहत 2015 ईरान न्यूक्लियर डील को दोबारा से शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ये था गाइस पूरा पूरा टॉपिक। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है गाइस, उनकी पावर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि टीवी पर जो भी कंटेंट आता है या दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह जो हमें देखने को मिलते हैं, इवन रेडियो वगैरह जो होते हैं, तो जो भी कंटेंट आता है इन सब जगहों पर, तो उसको रेगुलेट करती है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, राइट? तो इसी पर ही हम लोग चर्चा करेंगे जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 31 जनवरी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन के ऊपर जो है, यानी कि उसके ब्रॉडकास्ट के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया था, रोक लगा दी थी। और हवाला जो है वो क्या दिया था? नेशनल सिक्योरिटी का। आपको शायद याद आ रहा होगा कि अपन ने अभी कुछ समय पहले ही नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को डिस्कस भी किया था। एक आर्टिकल आया था कि जुडिशियल रिव्यू वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी का, याद आ रहा है आप लोग को? हमने डिस्कस किया था। तो ये उसी से ही जुड़ा टॉपिक है, बट ये टॉपिक जो है ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की पावर को लेकर है कि कैसे ये रेगुलेट करती है इन सब, यानी कि मीडिया के कंटेंट के ऊपर किस प्रकार से इनका रेगुलेशन है। तो ये चीज चली थी 31 जनवरी को हम लोग को देखने को मिला था। फिर कुछ कुछ घंटों के बाद केरला हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया पूरे मुद्दे पर और अलाउ कर दिया टीवी चैनल को कि वो कंटिन्यू काम जो है वो कर सकती है, उस पर रोक नहीं लगाई गई, राइट? सो क्वेश्चन ये बनेगा, किस सेक्टर में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कंटेंट को रेगुलेट करती है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किन क्षेत्रों में सामग्री को विनियमित कर सकती है? तो 2021 तक, याद रखना, 2021 तक इंटरनेट को छोड़कर जितने भी टीवी चैनल्स हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, जितनी भी मैगजीन्स हैं, जो भी थिएटर में मूवीज लगती है, जो भी टीवी में और रेडियो में कंटेंट आता है, वो पूरी चीज को रेगुलेट करती है आई&बी मिनिस्ट्री, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और फिर 2021 में क्या हुआ? 2021 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड्स रूल 2021 सामने आया। इसने पावर दी आई&बी मिनिस्ट्री को कि ये रेगुलेट कर सकती है मिनिस्ट्री इंटरनेट पर डलने वाले कंटेंट को भी, स्पेशली जो डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, तो इन पर अब से आई&बी मिनिस्ट्री जो है वो रेगुलेशन अपना लगा सकती है। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा, बिफोर 2021 एंड आफ्टर 2021, ठीक है? तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब मिनिस्ट्री जो है वो कैसे अपनी पावर को एक्सरसाइज करती है? तो केबल टीवी नेटवर्क रूल्स के जरिए, इसके माध्यम से इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने 2021 में अमेंड किया केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 को, केबल टीवी नेटवर्क्स को रेगुलेट करने के पर्पस के लिए, और इसे स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म प्रोवाइड करा दिया। स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म का मतलब साफ साफ ये है कि इसको अब मतलब डायरेक्ट कानूनी शक्ति जो है वो प्रोवाइड करा दी, क्योंकि पहले ये स्टैट्यूटरी के दायरे में नहीं आ रही थी, राइट? पहले ये कानून के दायरे में प्रॉपर नहीं आ रही थी, पहले ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर की हम लोग को देखने को मिल रही थी, बट अब इसको पुख्ता कानून के दायरे में लाया गया, जिससे कि हमारी कंट्री के अंदर जो सिटीजन है, जो जनता है, अगर टीवी पर कोई कंटेंट आ रहा है या मीडिया का कोई कंटेंट है उससे रिलेटेड अगर उनको कुछ शिकायत करनी है तो वो अपनी शिकायत जो है वो कर सकते हैं। तो अभी इससे हमें सार क्या मिला है कि 2021 में आई&बी मिनिस्ट्री ने क्या किया? अमेंड किया केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 को। किस पर्पस के लिए अमेंड किया? कि केबल टीवी नेटवर्क जो है उनकी जो रेगुलेट करने की जो आई&बी मिनिस्ट्री के पास जो शक्ति है उसको इन्होंने स्टैट्यूटरी नेचर का बना दिया, जिससे कि और लीगल तरीके से जो है वो
जो भी कंटेंट्स मीडिया पर हम लोग को देखने को मिलते हैं उस पर सख्ती लाई जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, इस पर्पस के लिए। और आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी है ये, जो कि ट्रैक करता है चैनल्स को। अगर कोई भी पर्टिकुलर चैनल, कोई भी प्रोग्राम किसी भी प्रकार से, अगर केबल टीवी नेटवर्क रूल्स 1994 में जो कोड्स, जो संहिता मेंशन्ड है, प्रोग्रामिंग और एडवर्टाइजिंग कोड्स जो मेंशन्ड है, उसका अगर कोई भी टीवी चैनल, कोई भी प्रोग्राम अगर उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और कार्रवाई में हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है कि चैनल का अपलिंकिंग लाइसेंस और डाउनलिंकिंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। अब ये अपलिंकिंग लाइसेंस और डाउनलिंकिंग लाइसेंस क्या है? अपलिंकिंग का मतलब आप किसी कंटेंट को सैटेलाइट तक पहुंचा रहे हो ब्रॉडकास्ट करने के लिए, तो वो हो गया अपलिंकिंग। डाउनलिंकिंग मतलब सैटेलाइट तक पहुंचने के बाद वो कंटेंट दूसरी जगह पर जो रिलीज हो रहा है, जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डाउनलिंकिंग। मतलब कि कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में कि उसका कंटेंट अब बैन हो जाएगा, विजिबल नहीं होगा जनता में, मतलब यानी कि जनता उसके कंटेंट को नहीं देख पाएगी, ऑडियंस मासेस उसके कंटेंट को नहीं देख पाएंगे। तो इस प्रकार की कार्रवाई होती है। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं केबल टेलीविजन नेटवर्क्स अमेंडमेंट रूल्स 2021 का। तो 3 लेवल के ग्रीवियंसेस रिट्रेसल मैकेनिज्म है यहां पर, यानी कि शिकायत के निपटारा या निपटारे हेतु त्रिस्तरीय तंत्र हम लोग को यहां पर देखने को मिलता है। 3 लेवल ग्रीवियंसेस रिट्रेसल मैकेनिज्म है ये। तो पहला लेवल सेल्फ रेगुलेशन बाय ब्रॉडकास्टर, नाम से ही समझ में आ रहा है। जैसे कि एक कोई टीवी चैनल है, आपने उस टीवी चैनल के खिलाफ जो है वो शिकायत करी, किसको? उसी टीवी चैनल की कंपनी को, कि भैया यार ये सब चीजें जो है वो गलत आ रही है, आपने लिख कर भेजा। तो वो क्या है, आप डायरेक्ट चैनल को जो है डायरेक्ट डायरेक्ट ब्रॉडकास्टर को शिकायत कर रहे हो। तो ये पहला पॉइंट हो गया, पहला शिकायत का लेवल हो गया। दूसरा क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज होती है ब्रॉडकास्टर्स की। तो जितने भी ये टीवी चैनल्स वाले हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, इन्होंने मिलकर जो है वो अपनी खुद की एक बॉडी, एक रेगुलेटिंग बॉडी जो है वो स्टैब्लिश करी है, सेटअप करी है। इनकी खुद की एक बॉडी है, एक खुद का एसोसिएशन आप कह सकते हो। दूसरे लेवल पर शिकायत जो होती है वो एसोसिएशन के पास जाती है, यानी कि अगर ब्रॉडकास्टर उस टीवी चैनल ने अगर आपको सेटिस्फाई नहीं किया, आपको यानी कि आपकी शिकायत को रिजॉल्व नहीं किया, या फिर उनके जो रिप्लाई है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप सेकंड लेवल पर जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग को अपेलेट सिस्टम देखने को मिलता है जुडिशरी में, सेम वही चीज है ये। तो पहले आप टीवी चैनल वालों को भेजेंगे, फिर टीवी चैनल के एसोसिएशन के पास जाएगी, जहां पर बहुत सारे टीवी चैनल वाले होते हैं जो आपकी शिकायत को डील करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे कि जेन्युइन है कि नहीं आपकी शिकायत, राइट। फिर अगर आप ये एसोसिएशन के रिप्लाई से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो तीसरा लेवल फिर सरकारी लेवल हो जाता है सबसे टॉप पर। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर। तो ये इस प्रकार से 3 लेवल है। तो पहला लेवल चैनल का, डायरेक्ट चैनल का, दूसरा लेवल ग्रुप ऑफ चैनल्स का, मतलब कि उनके एक एसोसिएशन का, और तीसरा लेवल सरकारी लेवल, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के लेवल का। तो ये 3 लेवल बस आपको थोड़े से ध्यान में रखने, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। सो प्रोसीजर क्या है ग्रीवियंस रिड्रेसल का, शिकायत निवारण की प्रक्रिया क्या है? तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, बस थोड़ा सा और फैक्ट जान लो हल्का सा। तो एक कोई व्यूअर है, जैसे आप जो है वो टीवी देख रहे हैं, आपको लगा कि कुछ कंटेंट जो है वो खराब है, टीवी पर सही नहीं है, तो आप जो है वो डायरेक्टली उस ब्रॉडकास्टर को कंप्लेन कर सकते हो, उस टीवी चैनल को कंप्लेन कर सकते हो, और उसे 15 दिन के अंदर रिप्लाई करना होगा, राइट। और अगर आप उसकी शिकायत, मतलब उसके जो रिप्लाई है, तो उससे आप खुश नहीं हो, आपको लग रहा है कि नहीं आपकी शिकायत का जो है वो प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी पर अपनी कंप्लेन जो है वो एस्केलेट करवा सकते हो, जो कि टीवी चैनल्स के द्वारा ही सेटअप की जाती है, जिसे वो 60 दिन के अंदर अंदर मामले को जो है वो रिजॉल्व करते हैं। तो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज के पास जो टाइम होता है वो 60 दिन का होता है, मतलब कि ये पूरी चीज अब टाइम बाउंडेड है कि आपकी शिकायत टाइम बाउंडेड तरीके से जो है वो रिजॉल्व की जाएंगी। बट अगर आप सेकेंड लेवल पर भी सेटिस्फाइड नहीं होगे, तो जैसे ही सेकेंड लेवल का डिसीजन आता है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील करना पड़ेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी के माध्यम से, राइट, ये आपकी शिकायत जो है उसको रिजॉल्व करेगी, उसका निवारण करेगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। और ये इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी, तो इसको इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, इसको बहुत ध्यान से ध्यान में रखना कि गवर्नमेंटल अलग होता है, डिपार्टमेंटल अलग होता है। तो ये क्या है, इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो इसको हेड करते हैं एडिशनल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, और भी अलग अलग मिनिस्ट्री के इसमें मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इस कमिटी की क्या पावर होती है, तो ये केंद्र सरकार को रिकमेंड कर सकती है, राइट, कि केंद्र सरकार एक वार्निंग जारी कर दे, सेंश्योर कर दे, मतलब कि अब उसको जो है वो रोक दे, काट दे, उस पर्टिकुलर जो भी मतलब जो होता है ना कि कुछ मिनट में कुछ ऐसी बातें जो है वो कह दी गई जो कि लार्जर ऑडियंस के लिए जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उनके
डिग्निटी को ठेस पहुंचा रही है, कुछ भी हो सकता है ऐसा कंटेंट, तो उसको काट दिया जाता है, राइट। और इसके अलावा या फिर हम लोग को एडमॉनिश और रिप्रिमांड, तो ये जो होता है ये एक प्रकार की वार्निंग ही होती है कि वार्निंग दे दी जाती है और ब्रॉडकास्टर को कहा जाता है या तो फिर आप जो है वो माफी मांगिए, अपॉलॉजी के लिए जो है वो कहा जाता है। तो ये सब पावर्स इस कमेटी के हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और इसमें यह भी कहा जाता है कि ब्रॉडकास्टर जब भी अपना चैनल जो है मतलब कोई भी प्रोग्राम अगर शुरू करें तो उसके सामने एक वार्निंग कार्ड या फिर डिस्क्लेमर लगा दें। जैसे कि आप जनरली काफी सारे प्रोग्राम्स में स्टार्टिंग में देखते होंगे डिस्क्लेमर, है ना। आपने कई बार इस चीज को नोटिस किया होगा, डिस्क्लेमर उसमें लिखा रहता है कि ये जो भी चीज इस प्रोग्राम में है उसका कोई भी मतलब ट्रुथ से, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। तो वो अपने आप को सेफ साइड खेल लेते हैं। तो आपने कई बार इस चीज को देखा होगा, राइट। तो या तो वो ये कह सकते हैं ब्रॉडकास्टर को कि वो अपनी वार्निंग कार्ड इंक्लूड कर दें या डिलीट कर दें या मॉडिफाई कर दें अपने कंटेंट को, राइट। और इवन ऑफ एयर करने की भी इनके पास पावर होती है इस इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के पास, कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जो है ये हटा सकते हैं, ऑफलाइन जो है या ऑफ एयर जो है वो कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और आज की डेट में ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म किस टाइप का है, तो एट प्रेजेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हम लोग को देखने को मिलता है, सेम ही है, मतलब उसमें कोई डिफरेंसेस वगैरह नहीं है। बट अभी जो हुआ है, हम लोग को जो अमेंडमेंट देखने को मिला है उसके तहत इसको लीगल बैकिंग मिल गई है, स्टैट्यूटरी बैकिंग जो है वो मिल गई है। क्योंकि अभी जो चल रहा था उसमें लीगल बैकिंग नहीं थी, बट अमेंडमेंट के बाद अभी इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग, लीगल बैकिंग जो है वो दे दी गई है, राइट। और नए रूल्स के सिग्निफिकेंस यही हम लोग को देखने को मिलेंगे, इनके महत्व यही है कि और स्ट्रॉन्ग तरीके से और कठोर ठोस तरीके से जो है वो शिकायतें जो है वो रिजॉल्व की जाएंगी, वो भी टाइम बाउंड तरीके से, और अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा ब्रॉडकास्टर्स को कि एटलीस्ट वो जो भी कंटेंट दिखाएं जनता के बीच में तो वो उसको रेगुलेट करने के लिए, और भी मतलब कि उनके जो ग्रुप ऑफ चैनल्स है, राइट, तो वो भी बैठकर जो है वो उस पर डिस्कस करेंगे क्या दिखना चाहिए क्या नहीं दिखना चाहिए, क्या देश के हित के लिए सही है क्या नहीं है। और इवन गाइज आपको तो पता ही होगा गाइज, आज की डेट में ओटीटी ने इतना ज्यादा फ्री कर दिया है ब्रॉडकास्टर्स को कि कुछ तो भी जो है वो दिखाया जा रहा है, कुछ तो भी लिटरली। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं अगर पर्सनली अगर जितनी मैंने जो है वो वेब सीरीज देखी है, तो 80 टू 90% वेब सीरीज में गाली गलौज तो ऐसी है कि बिल्कुल बात बात पर, राइट, जिसको आप बिल्कुल फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या बच्चों के साथ तो बिल्कुल देख ही नहीं सकते हो। तो इस टाइप की चीजें आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। और ये सब चीजें जो है, तो ये कहीं ना कहीं देखो, अब वो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव जो है वो हो सकते हैं, बट आप मतलब जैसे होता है ना कि एक प्रोग्राम है जिसको आप फैमिली के साथ बैठकर देख सको, जो कि पहले हुआ करता था। पहले तो सभी प्रोग्राम ऐसे होते थे, सभी मूवीज ऐसी होती थी जो कि फैमिली फ्रेंडली थी। आजकल तो सभी मूवी ऐसी होंगी जो सिर्फ आप इंडिविजुअल फोन फोन लगाओ, ईयरफोन लगाओ और उसके बाद फिर देख सकोगे, फैमिली के साथ देख ही नहीं सकोगे। आजकल ऐसा हो चुका है पूरा। और वो भी फैमिली मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो फैमिली के साथ देखने की, क्योंकि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट सीन किस टाइप का जो है वो आ जाए, राइट, क्योंकि इस टाइप की चीजें हो गई हैं। बट ठीक है, वो तो अपना अपना वो रहता है, क्योंकि इस प्रकार की ए ग्रेड मूवीज हम लोग को देखने को मिली नहीं है, वो ए ग्रेड मूवीज भी आती है, बट आज की डेट में इस टाइप के कंटेंट बहुत ज्यादा हो गए। आपको क्या लगता है कि ये सही है गलत है? मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो ये मीडियम लेवल का है, कि सही भी आप कह सकते हो गलत भी कह सकते हो, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म में कई बार रियलिटी जो है वो दिखा देते हैं, जो कि लार्जर ऑडियंस से दूर जो है वो रखा जाता है रियलिटी को। बट आप क्या होता है कि रियलिटी को आप बिना गाली गलौज के और इन सब चीजों के से भी दिखा सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है ना कि देश की जनता को एंटरटेनमेंट उसी में मिल रहा है, जब भी तो चल रहा है, क्योंकि देश की जनता देखती है, एंटरटेनमेंट उसी में लगता है उनको। वी कैन नॉट चेंज दिस थिंग, बट ऑब्वियसली बात है कि इसके कारण प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसके कारण जो क्राइम के केसेस है वो ज्यादा बढ़ रहा है। क्राइम के केसेस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इसमें क्राइम और ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिखाई जाती है, तो लोगों का माइंड जो होता है, स्पेशली बच्चों की बात करें, जो टीनेजर्स की बात करें, तो वो फिर एक अपने एटीट्यूड को चेंज करने लगते हैं, क्रिमिनल टाइप का एटीट्यूड जो है वो रखने लगते हैं। क्योंकि कई बार ओटीटी प्लेटफॉर्म में क्रिमिनल को बहुत पावरफुल जो है वो बता दिया जाता है, खतरनाक, कि अपुनी भगवान है कि नहीं। तो वो चीज हम लोग को देखने को मिलती है, तो लोग को मजा आता है उसमें, फिर लोग का माइंडसेट जो है वो क्रिमिनल की तरफ जो है वो जाने लगता है। गेटिंग इट? ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इसके अलावा केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 की बारे में बात करेंगे इस, तो इस कानून के अंदर बताया गया है कि 2 साल तक जेल होगी, 1000 रुपए फाइन या फिर दोनों होगा पहले ऑफेंस के लिए, और दूसरे ऑफेंस के लिए और फर्दर ऑफेंस के लिए ये जो पनिशमेंट है वो बढ़ेगी, जैसे कि 5 साल तक की सजा हो जाएगी, 5000 रुपए तक का फाइन हो जाएगा अगर प्रोग्राम कोड का उल्लंघन करता है कोई भी चैनल, कोई भी प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम कोड का उल्लंघन कर रहा है तो। और ये जो कोड्स होते हैं, ये संहिता जो होती है, उसमें प्रॉपर लिस्ट होती है कि क्या केबल टीवी चैनल्स को क्या चीज नहीं करनी है, किस प्रकार के कंटेंट नहीं दिखाने हैं,
जैसे कि इसके अंदर बताया जाता है कि ऐसे कंटेंट एयर नहीं किए जाएंगे जो कि जिसके अंदर कुछ भी ऐसा हो, अश्लील हो, ऑब्सीन हो, राइट, अपमानजनक हो, डिफेमेटरी हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन हो, आधा सच जो है वो सजेस्ट करता हो, आधा सच दिखाता हो, राइट। तो ऐसी चीजें जो है वो नहीं दिखानी है। बट ऐसी चीजें तो ऑब्वियस सी बात है कि दिखाई जाती है, उसी में लोगों को एंटरटेनमेंट होता है, लोग एंटरटेन करते हैं उसी उन्हीं सब चीजों में, है कि नहीं? तो ये सब चीजें हैं। और कौन से कंटेंट जो है वो अलाउड नहीं है, तो कोई भी स्पेसिफिक कानून हम लोग को ये नहीं बताता है कि कौन से कंटेंट अलाउड है या कौन से कंटेंट बैंड है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या रेडियो में या फॉर्म्स पे या ओटीटी प्लेटफॉर्म में। तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। और इवन अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में आप जानते ही हैं, और कोई भी फंडामेंटल राइट को आप ले लो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ तो वो आता ही है, राइट। तो कहीं पर भी ये क्लैरिटी है नहीं, क्योंकि कई बार लोग जो है वो हवाला देते हैं कि यार इससे तो आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है कि आप जो है वो ब्रॉडकास्टर के ऊपर जो है वो बैन लगा रहे हो, लोग जो है व्यूअर जो है उन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहे हो, उस पर रोक लगा रहे हो। तो ये भी क्लियरली उल्लंघन आर्टिकल 19 का है, फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। बट आप सभी लोग वाकिफ है, आप सभी लोग जानते हैं, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ी हुई है, कि हमें पता है कि ये सब जितनी भी फ्रीडम है या फंडामेंटल राइट्स है, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ आती है, राइट। और किस ग्राउंड के ऊपर आधारित, कि स्टेट की सिक्योरिटी पर खतरा तो नहीं पड़ रहा, यानी कि वही नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया जाता है कई बार, फॉरेन कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशन तो खराब नहीं हो रहे, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी एटसेट्रा। तो ये सब ऐसी चीजें हैं, अगर कंटेंट में इंक्लूड होती है तो उसको बैन किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, राइट। तो ये चीजें, तो अपन ने डिटेल में जो है वो काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया। केबल टीवी नेटवर्क सीटीएन एक्ट 1995 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। हमने काफी डिटेल में जो है वो डिस्कस किया, ये इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी जो बनाई जाती है, जो यूनियन लेवल पर जो है वो काम करती है, तो उस शिकायत को रिजॉल्व करने की व्यूअर्स के, तो इस कमिटी की क्या पावर होंगी, राइट। कंप्लेन्स जो होती हैं वो आप किस तरीके से जो है वो भेज सकते हो अगर कोई भी कंटेंट जो है वो आपत्तिजनक है, तो राइट। तो और जो कि हम लोग को सीटीएन रूल्स 2021 के अंडर देखने को मिल रहा है, 3 लेवल ग्रीवियंस मैकेनिज्म, है ना। तो ये पूरी चीज के बारे में हमने डिस्कस किया। आईएनबी मिनिस्ट्री का क्या रोल होता है आज की डेट में, कौन से कंटेंट पर आईएनबी मिनिस्ट्री जो है वो रेगुलेट कर सकती है, राइट। तो ये पूरी चीज हमने डिस्कस करी। जैसे बात वही है ना कि अगर जैसे लोगों को लगता है कॉलेज लाइफ में तो अपन एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, ऐश करेंगे, तो जो लोग क्लबिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, ऐश करते हैं, उनका पता है आपको कि करियर कुछ नहीं होता, 20-25-30 हजार की नौकरी पर जो है वो सेटल होना पड़ता है उनको, है ना। और जैसे आप लोग हैं, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फोकस्ड है, तो आपको पता है कि आपको जो है अपना करियर 100 करोड़ 200 करोड़ इससे नीचे का तो बनाना ही नहीं है, इससे नीचे का क्या ही करियर है। गेम खेलो तो बड़ा खेलो एक बार में। इसलिए मेरे पास जब भी स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर मतलब कि हम स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं पूछता हूं उनसे एज, तो कि आपकी एज जो है वो क्या है, तो बताते हैं कि सर नहीं अभी तो हमने कॉलेज जो है वो खत्म किया है। अरे तो मैंने कहा भैया तो लड़ाई अगर लड़ रहे हो तो बड़ी लड़ाई लड़ो ना, जीएस वहां पे भी पढ़ना, यहाँ पे भी पढ़ना, बस एक ऑप्शनल का ही तो गेम है। क्यों बड़ी लड़ाई नहीं लड़ रहे हो? तो डरते हैं, बोलते हैं अरे नहीं नहीं ये हमसे ना हो पाएगा, पहले ये कर लें फिर दूसरा कर लेते हैं। ऐसा गेम मत करो, यूपीएससी का गेम खेलो। यूपीएससी का गेम खेलोगे तब जाकर एक मजा आएगा आपको, और पावर, वो जो पावर मिलेगी उस पावर का कोई वही नहीं है यार। यूपीएससी की पावर का मतलब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव। इतना पावरफुल आपको बना देगी इस देश में, अगर आप मन लगाकर अपनी मेहनत, तो मेहनत कर रहे हो तो दम लगा के करो ना। पहले ही आपने सोच लिया कि नहीं यार हमें तो छोटे में सेटल होना है, क्योंकि आपने पीएससी की तरफ चले गए। मैं किसी भी जॉब को छोटा या बड़ा नहीं कहता, मैं आपकी सोच को छोटा और बड़ा कहता हूँ, कि जब आप मेहनत कर रहे हो तो एक बार दम लगा के साला ऐसी मेहनत करो कि एग्जाम में सिलेक्शन अपन को यूपीएससी की रैंक आए, टॉप 10 रैंक के अंदर आपका नाम होना चाहिए। ऐसी मेहनत करो कि वो लगना चाहिए। एग्जाम दो, एग्जाम देने पर मैंने आप लोग को कभी रोका नहीं, कभी मना नहीं किया। बट ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि पीएससी का जब आप एग्जाम दे रहे हो और यूपीएससी की अप्रोच लेकर जो चल रहे हो, तो आप, या फिर दूसरे एग्जाम जैसे होता है ना कि आपकी प्रिपरेशन में हम लोग कई बार बैंकिंग एग्जाम दे देते हैं, तो होता क्या है, ये सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है, इसकी जो प्रिपरेशन ये अलग है, दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन अलग है। तो ये लोग समझते नहीं है कई कई बार, तो इसलिए गलती करते हैं, और ना उनका यूपीएससी निकल पाता है, ना पीएससी, ना दूसरे एग्जाम निकल पाता है। अप्रोच का गेम है पूरा। सिविल सर्विसेज आप दो, क्योंकि सिविल सर्विसेज में जीएस है, और जीएस आप बहुत अच्छे से करते हो, राइट, पूरी चीज आप कवर कर लेते हो। तो आपका अगर एक बार जीएस फिनिश हो गया, 6 से लेकर 12th क्लास तक की आपकी एनसीईआरटी आपने फिनिश कर ली, आपने एडवांस बुक फिनिश कर ली, फायर मारो, स्टेट पीएससी के करंट अफेयर्स पर बस उठाओ, पढ़ो और फायर करो जाकर।
और स्टेट का थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो होती है, स्टेट के जीके जो होते हैं, स्टेट का जो फैक्ट होता है, उसकी किताब आती है। 2 किताब बस आपको पढ़नी है, एक स्टेट की करंट अफेयर्स की और इसके फैक्ट की। बस 2 एक्स्ट्रा किताब होंगी स्टेट पीएससी के लिए। बाकी आपके तो फैक्ट्स भी हम जब अभी जो हम तैयारी करें, क्योंकि आपको भी पता है कि यूपीएससी की का भी जो गेम है, वो अभी पिछले 1 साल में जो है वो देखा गया है कि उसने फैक्ट का गेम शुरू कर दिया है। बीच-बीच में फैक्ट्स जो है वो उसने डालना शुरू कर दिए हैं। तो अपन जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो ईयर्स भी आप देखिए कि जब मैं आपको जीएस की क्लासेस जो है वो कवर कराता हूं, तो उसमें ईयर भी जो है वो आपके पूरे कवर करवा देता हूं, कि जिससे कि आपको बहुत अच्छे से पूरी क्लैरिटी जो है वो हो जाए हर चीज की। और फिर याद भी होता है, आपको याद है चीजें आज की डेट में, काफी सारी चीजें। क्यों अपन मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है कि एरिस्टोक्रेसी का एक गेम है, वो लेवल पर काम करती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉमन मैन जो होता है वो सोचता है कि अरे यार लेवल कुछ नहीं होता, बट एरिस्टोक्रेसी में लेवल बहुत मायने रखता है। आप अपने बगल में उसी को बिठाते हो जो आपके लेवल का होता है। जो आपके लेवल का नहीं, उसको आपको बिठाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपको अपने हमेशा अपने ऊपर के लेवल वाले लोगों के साथ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि रहना चाहिए आपको, जाना भी चाहिए। तो मैं आपको बोलता हूँ कि भले ही 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाकर एक कॉफी पी कर आओ, बट जाकर देखो तो क्या माहौल है। ये मैंने पता नहीं सुना था, धीरू भाई का शायद मैंने सुना था, एक स्टोरी जो है वो सुनी थी उन्होंने। उनकी अपनी पूरी सैलरी जो आई थी उनके पास, उन्होंने ताज पर जाकर जो है वो एक चाय पीने पे ताज ऐसा कोई बड़ा होटल था, एक चाय उन्होंने ऑर्डर कर दी थी। तो उनका दोस्त हंस रहा था कि अबे तूने क्या कर दिया ये। तो उसने बोला कि मैं बस ये जानना चाह रहा था बड़े लोग बात कैसे करते हैं। भाई आपको अगर बड़ा बनना है तो उस माहौल के अंदर आपको जाना पड़ेगा, और कभी छोटी चीजों में अपने आप को सेटल मत करो। आज की डेट में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, पैसा नहीं है, बट राजा की जिंदगी जियो। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, एटीट्यूड तो अंदर से राजा वाला होना चाहिए। पैसा वैसा गेम, एटीट्यूड रखोगे तो पैसा अपने आप चल के आएगा, पावर अपने आप चल के आएगी। एटीट्यूड का गेम है पूरा, तो ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लोगे तो सिलेक्शन आपका है। चलो आ जाओ, देखो लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर मेनली हम लोग जो अभी डिस्कशन करने वाले हैं वो ऑर्डिनेंस पर करने वाले हैं। अभी हुआ क्या है, तो केरला गवर्नर ने साइन किया है एक ऑर्डिनेंस, जिसके तहत प्रपोज किया जा रहा है कि केरला लोक आयुक्त एक्ट 1999 को अमेंड किया जाएगा, और जो लोकायुक्त है इनको जो है वो, इनकी पावर जो है वो कम कर दी जाएगी। मतलब कि लोकायुक्त जो है उसकी जो भी डिसीजन है उसको बाइंडिंग नहीं बनाया जाएगा। मतलब केंद्र सरकार, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो पावरफुल बनाया जा रहा है, और लोकायुक्त एजेंसी की पावर जो है उसको रिड्यूस की जा रही है। और ये एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है करप्शन के लिए, क्योंकि ये जो जो लोकपाल और लोकायुक्त जो हम लोग को देखने को मिलती है बॉडीज, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है करप्शन को रोकना। ये प्राइम मिनिस्टर तक को नहीं छोड़ती है करप्शन के मामले में, उनको तक घेरे में ले लेती है। बट अगर आप सरकार को पावरफुल बना दोगे, इनकी जो डिसीजन है, इनके जो ऑर्डर्स है, उसको आप अगर नॉन बाइंडिंग फोर्स का अगर बना दोगे, तो दैट विल वेरी वेरी डिफिकल्ट। जो चीज नहीं होनी चाहिए वो चीज आज की डेट में हो रही है। आज की डेट में करप्शन को कम करने के लिए और अथॉरिटीज को पावरफुल हमें बनाना चाहिए, तो बल्कि कुछ और ही देखने को मिल रहा है आज की डेट में। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, बताइएगा। सो जो केरला लोकायुक्त एक्ट 1999 को अमेंड करने की जो बात की जा रही है, तो गवर्नमेंट या तो एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है लोकायुक्त के डिसीजन को, राइट। लोकायुक्त को की सुनवाई के बाद, यानी कि लोकायुक्त को एक बार सुनने के बाद गवर्नमेंट एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है, तो गलत है। मतलब आप जो है वो एक प्रकार से ब्यूरोक्रेसी की पावर को जो है वो रिड्यूस कर रहे हो। और इस प्रकार से अगर गवर्नमेंट, यानी कि अगर हम क्लियरली गवर्नमेंट बॉडीज की अगर हम बात करें, लेजिस्लेचर, आप उसको जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हो। तो मेरे हिसाब से, मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। कंफर्म है, कंफर्म है, इसको नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर देगी, और करना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आपका क्या ओपिनियन, ये भी बताना। सो करेंटली सेक्शन 14 जो इस कानून का है, इसके तहत एक पब्लिक सर्वेंट जो है, जैसे ही लोकायुक्त बोलती है वैसे ही एक पब्लिक सर्वेंट को अपने ऑफिस को वेकेट कर देना होता है। मतलब एक पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो करप्शन के केस में अगर फंस गया, पकड़ा गया, साबित हो गया उसका करप्शन, तो जैसे ही लोकायुक्त बोलेगी कि आप जो है वो अपने ऑफिस से निकल जाओ, तुरंत खाली करो अपने ऑफिस को, तो उसे तुरंत करना पड़ेगा। तो ये कानून जो है वो कहता है। और अमेंडमेंट्स को अपोज किया जा रहा है 2 कारण के चलते, राइट। एक तो पहली बात, जो ये चेंजेस ला रहे हैं केरला के अंदर, ये एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से ला रहे हैं, अध्यादेश के माध्यम से ला रहे हैं, इस पे कोई भी प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुआ। और साथ ही साथ ये फंडामेंटल स्पिरिट जो सेंट्रल लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 की है, उसका उल्लंघन कर रहा है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। सो हम यहां पर डिस्कस करेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में भी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में भी। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनके पास पावर होती है ऑर्डिनेंस बनाने की, ऑर्डिनेंस लाने की।
तो आर्टिकल 123 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमें देखने को मिलता है, वो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को पावर देता है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट भी कानून बना सकते हैं ऑर्डिनेंस के माध्यम से। और ये जो ऑर्डिनेंस जो होते हैं गाइस, ये बिल्कुल सेम वैसे ही होते हैं जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून होते हैं। मतलब इनकी जो पावर होती है सेम, बिल्कुल मतलब एक प्रकार से ये कानून ही होता है जिसको प्रेसिडेंट बनाते हैं और गवर्नर बनाते हैं। और स्टेट लेवल पर आर्टिकल 213 213 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पावर देता है गवर्नर को कि जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर वहां पर हम लोग को देखने को मिलती है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उस स्टेट में, तो अगर ये वहां पर नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो उस केस में गवर्नर जो होते हैं वो कानून बना देते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर पार्लियामेंट का अगर सेशन नहीं चल रहा है और उस दौरान, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन नहीं चल रहा है, तो उस दौरान अगर कोई भी ऐसी चीज होती है, कोई भी ऐसी घटना होती है जिसको एक कानून के तहत जो है वो बैकिंग देने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है कि तुरंत बिल्कुल ये आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो जाती है कि यार एक कानून के थ्रू इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी ऐसी घटना हुई, कोई भी ऐसा इवेंट हुआ, तो उस केस में प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है उनको पावर दी जाती है किसकी? ऑर्डिनेंस जारी करने की। तो हमें एक चीज ये क्लियरली समझ में आ रही है कि इवन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मेंशन ये है कि जब हाउस सेशन में ना हो या जब भी कभी कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो, तो उसी समय पर ये दोनों अथॉरिटीज, ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये अध्यादेश ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करके सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। राइट? और कब तक ये लागू रहता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है कि ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा जब पार्लियामेंट जैसे ही बैठेगी उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर, 6 वीक्स के अंदर अंदर, मतलब जैसे ही 6 हफ्ता खत्म होगा पार्लियामेंट के बैठने से, तो ये अध्यादेश जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि अध्यादेश लाया ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर ने, है ना? तो ये अध्यादेश लेकर आ गए, ऑर्डिनेंस लेकर आ गए। अब जब हाउस जो है वो सेशन में आएगा, तो इस ऑर्डिनेंस का चाहते हैं कि डिस्कशन होना चाहिए, और फिर डिस्कशन होने के बाद हाउस जो है वो उसको पास करे, एक बिल में जो है वो उसको वो कर दे, कन्वर्ट कर दे और पास करवा दे, उसको एक कानून बना दे पार्लियामेंट के जरिए, लेजिस्लेचर के जरिए। क्योंकि लेजिस्लेचर का काम क्या है? कानून बनाने का। कानून बनाने का काम ऑनरेबल प्रेसिडेंट या गवर्नर का नहीं है, तो ये वाली बात आपको बताइए ऑलरेडी। बट यहां पर मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली हाईलाइट करना चाहता हूं, जो कि यहां पर मेंशन नहीं है, जो जिसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ये ऑर्डिनेंस भी अगर मैं कहूं आपसे कि ये ऑर्डिनेंस भी सरकार बना रही है, तो वो गलत नहीं है। अब काफी सारे लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं नहीं सर, ये तो सरकार कहां बना रही है जब हाउस सेशन में ही नहीं, मतलब हाउस का कोई भी सेशन चल ही नहीं रहा है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये बात भी मेंशन्ड है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट किसकी एड और एडवाइस पर ऑपरेट करेंगे? किसकी एड और एडवाइस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इट इज नॉट ओनली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं है, जवाब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये है जवाब। तो मेन गेम कौन खेलता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, है ना? तो इनका गेम होता है, मतलब सरकार का गेम है। तो ऑर्डिनेंस भी जो निकलता है ना, तो वो सरकार के ही बैकिंग से निकलता है, सरकार के कहने पर ही निकलता है। तो अगर ये ऑर्डिनेंस अगर निकल जाए, लागू हो जाए, अफेक्ट हो जाए, तो हाउस में भी ये पास होगा, क्योंकि हाउस में मेजोरिटी किसकी है? उस पॉलिटिकल पार्टी की है जिसकी सरकार, रूलिंग पार्टी। ये हाउस में भी पास होगा। बट जिस समय हाउस एक्टिव नहीं होता है, तो उस दौरान जो है ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर के जरिए इसको जो है वो पास करवा देते हैं, पारित करवा देते हैं, है ना? तो ये एक अंडरस्टैंडिंग रखो, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। और जो फैक्ट्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है। राइट? तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान में रखना है। राइट? अब चिंता जो हम लोग को क्या देखने को मिलती है, कंसर्न, चिंताएं जो है कि ऑर्डिनेंसेस के थ्रू जो भी कानून जो बनते हैं उससे रिलेटेड क्या चिंता है। तो ऑर्डिनेंस जो होता है गाइस, उसको एक इमरजेंसी प्रोविजन के तौर पर माना जाता है। राइट? जिसको आप उपयोग जो है वो नहीं कर सकते हो रेगुलर बेसिस पर, सिर्फ आपको इमरजेंसी के दौरान ही करना है। बट आज की डेट में इसका उपयोग जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। 1950s के समय पर ऑन एन एवरेज एक साल में सिर्फ एक ही ऑर्डिनेंस इशू होता था, बट पिछले कुछ सालों में इसमें बूम देखने को मिल गया है। बताया जा रहा है कि 2019 में 16 ऑर्डिनेंसेस इशू किए गए हैं और 2020 में 15 ऑर्डिनेंसेस इशू किए गए हैं। तो ऑर्डिनेंस इशू करने का जो आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ज्यादा मात्रा में ऑर्डिनेंसेस इशू किए जा रहे हैं। राइट? और इसके अलावा री री प्रोमलगेशन, तो री प्रोमलगेशन का जो है वो मतलब क्या है? टू इफेक्टिवली एक्सटेंड द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस की लाइफ को बढ़ाना। सो 1986 का जो जजमेंट आया था,
जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी 5 जज की, तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मेंशन किया था कि री प्रोमलगेशन जो ऑर्डिनेंसेस का है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान के अगेंस्ट है। मतलब आप ऑर्डिनेंस की लाइफ जो है वो बढ़ा नहीं सकते हो, उसकी लाइफ एक सीमित ही जो है वो होनी चाहिए। और कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो मामला केस हम लोग को देखने को मिला था, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या मेंशन किया था कि जो पावर है, जो शक्ति है ऑर्डिनेंस को इशू करने की, ये इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये किस पर्पस के लिए है कि ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस कंट्री के अंदर आ रही है जिस समय पर इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता है, आप उसी समय पर ऑर्डिनेंस लेकर आओ। ऑर्डिनेंस तभी आना चाहिए जब कोई इमरजेंसी हो। तो ये वाली चीज भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करी थी, राइट। और जुडिशियल सेफगार्ड हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि ऑर्डिनेंस के रीप्रमलगेशन को अवॉइड करने के लिए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये चीज मेंशन करी थी कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने का, वो चैलेंज किया जा सकता है किस ग्राउंड के आधार पर कि इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब कि ये ऑर्डिनेंस जो लाया जा रहा है वो बाद में भी लाया जा सकता था, ये कानून, इस कानून को लाने की इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, इमीडिएट अभी की समय पर इमरजेंसी नहीं है। तो इस ग्राउंड के आधार पर चैलेंज भी कर सकते हो आप ऑनरेबल प्रेसिडेंट के प्रोमलगेशन के डिसीजन को, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन के डिसीजन को, यानी कि ऑर्डिनेंस लाने के डिसीजन को, राइट। तो ये चीज, और ये भी कहा जाता है, मतलब दूसरा एक ग्राउंड ये भी है कि आप ऑर्डिनेंस इसलिए लेकर आ रहे हो क्योंकि आप डिस्कशन और डिबेट नहीं करना चाह रहे लेजिस्लेचर के अंदर, है ना। तो ये चीज विधायिका में आप बहस और चर्चा जो है वो नहीं करना चाह रहे हो, उसको आप साइड करना चाह रहे हो, इसलिए आप ऑर्डिनेंस का रूट जो है वो लेकर आ रहे हो। तो ये दो मेन ग्राउंड्स है जिस ग्राउंड के आधार पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस को चैलेंज भी जो है वो किया जा सकता है। तो क्वेश्चन आएगा कि ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया जा सकता है क्या? तो यस, आरसी कूपर के केस में हम लोग को ये चीज देखने को मिल चुकी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। इवन डीसी वर्धा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था 1987 का, उसमें यह चीज कहा गया था कि लेजिस्लेटिव पावर जो एग्जीक्यूटिव की है, यानी कि जो प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर जो हम लोग को देखने को मिलती है, गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव पावर हम लोग को देखने को मिलती है ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने की, तो वो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही उपयोग की जाए, मतलब इमरजेंसी के समय पर ही उपयोग की जाए। इसको आप लॉ मेकिंग पावर जो लेजिस्लेचर का है उसका सब्स्टिट्यूट ना बनाओ कि एग्जीक्यूटिव जो है उनका काम जो होता है वो कानून बनाने का नहीं है, कानून बनाने का काम जो है वो किसका है? लेजिस्लेचर का है। तो आपको उसके काम को, लेजिस्लेचर के काम को आपको ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट जो है वो नहीं ढूंढना है। ये पावर जो है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को उसी केस में दी गई है जिस केस में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस डेवलप हो रहे हैं जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो उस समय आप कानून लाकर सर्कमस्टेंसेस को, सिचुएशन को हैंडल कर सको। दैट्स व्हाई बस ये पावर दे रखी है, बट इसका इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से किया जा रहा है, डिबेट्स और डिस्कशन को अवॉइड करने के लिए किया जा रहा है। तो ये सब कुछ पॉइंट थोड़े से ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड अटायर, धर्म और पहनावे की स्वतंत्रता, जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना। रिसेंटली 6 स्टूडेंट्स को बैन कर दिया गया कॉलेज में एंटर करने से, कर्नाटक की उडुपी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना था, तो इसलिए उनको बैन कर दिया गया कि वो कॉलेज में नहीं आ सकते हिजाब पहनकर। तो ये इशू जो है उसने काफी सारे लीगल क्वेश्चंस को उठा दिया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस को उठा दिया, धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड क्वेश्चंस को उठा दिया कि हिजाब को पहनने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है या नहीं है, हिजाब को पहनने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है या नहीं है। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन जो है वो उठ गए हैं इस इंसिडेंस के बाद। सो हाउ इज रिलीजियस फ्रीडम प्रोटेक्टेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण क्या है? तो आर्टिकल 25 क्लॉज 1, तो ये जानते हैं आप लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी गई है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की, और राइट फ्रीली टू प्रोफेस, राइट टू फ्रीली प्रोसेस होगा, राइट टू फ्रीली प्रोसेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट रिलीजन, धर्म के अबाध रूप को मानने, आचरण करने और प्रचार करने के समान अधिकार की गारंटी देता है, राइट। कि आप जो है आर्टिकल 25 जो है वो किस चीज की गारंटी देता है, राइट। कि क्वेश्चन ये है कि रिलीजियस फ्रीडम जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोटेक्टेड है वो किस माध्यम से प्रोटेक्टेड है? तो आर्टिकल 25 क्लॉज 1 आपको ध्यान में रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटी दी गई है कि एक व्यक्ति फ्रीली अपने धर्म को जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, राइट। फ्री है पूरा टोटली कि उसको जो भी अपना धर्म, और इवन
इसकी भी स्वतंत्रता है कि अगर नास्तिक बनना है उसकी भी स्वतंत्रता है, अगर उसको किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं भी करना है तो उसकी भी स्वतंत्रता प्रोवाइड कराता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाली बात भी आप लोग को क्लियर है कि नहीं? इट इज अ राइट दैट गारंटीज नेगेटिव लिबर्टी। तो नेगेटिव लिबर्टी नकारात्मक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि स्टेट को इंश्योर करना है कि किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस या ऑब्स्टेकल इस पर्टिकुलर आजादी को एक्सरसाइज करने के बीच में नहीं आना चाहिए। मतलब कि इस आजादी जो लोगों को मिली है कि वो अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किसी भी धर्म को चूज कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो लोगों की जो आजादी है, तो स्टेट को इसमें क्या करना है, स्टेट को क्या प्रोटेक्शन देनी कि कोई भी ऐसा इंटरफेरेंस नहीं आना चाहिए कि जिसके कारण लोगों की ये आजादी जो है वो हैम्पर हो, ये फ्रीडम जो है वो मतलब उसका उल्लंघन हो, इस पर्टिकुलर फ्रीडम का, इस पर्टिकुलर स्वतंत्रता का, है ना? तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना है। इसमें लिमिटेशंस है, ये लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन आ चुका है। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, स्वास्थ्य और राज्य के अन्य हितों के आधार पर बताया जाता है कि प्रतिबंधित किया जा सकता है इन अधिकारों को, राइट? रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इन राइट्स को, राइट? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया इस पूरे मुद्दे पर? तो लोगों के पास जो अधिकार हम लोग को देखने को मिलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से उन्हें प्राप्त है, आर्टिकल 25 के तहत, कि रिलीजन को प्रोफेस करना, प्रैक्टिस करना, प्रोपोगेट करना, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, तो ये लोगों को ऑलरेडी प्राप्त है। तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो फाइनल जज होगा, उसकी खुद की रिलीजन की चॉइस से रिलेटेड फाइनल जज होगा। और इवन जैसे कि आपको पता है कि एक व्यक्ति का लाइफ पार्टनर कौन होगा, कौन नहीं होगा, इससे रिलेटेड भी आजादी है, राइट टू चूज की, है ना? आप जानते हैं कि तो राइट टू चूज मतलब कि जो आजादी है, जो फ्रीडम है, वो भी एक फंडामेंटल राइट हम लोग को देखने को मिल रही, चाहे वो अपने लाइफ पार्टनर को चूज करे, चाहे वो रिलीजन को चूज करे, तो उसकी फंडामेंटल राइट है, राइट? मौलिक अधिकार है उस व्यक्ति के पास। तो एक व्यक्ति अपना खुद का जज हो सकता है रिलीजन के मुद्दे को चूज करने के लिए, अपने लाइफ के पार्टनर को चूज करने के लिए। कोर्ट जो है वो कहीं पर भी नहीं एक व्यक्ति से रिलेटेड या उस व्यक्ति की चॉइस से रिलेटेड जजमेंट दे सकती है। तो क्लियरली कोर्ट ने अपने आप को यहां पर पीछे कर दिया कि इस केस में एक इंडिविजुअल की जो चॉइस है, उसकी जो पसंद है, वो उसका जो पसंद से रिलेटेड जो जजमेंट है वो उसका खुद का होगा, ना कि कोर्ट का होगा, राइट? एक व्यक्ति अपना खुद का जज है इन मामलों में। तो ये कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ पर्सन चॉइस ऑफ रिलीजन और लाइफ पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो रिलीजियस फेथ इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी। तो रिलीजियस फेथ जो है वो राइट टू प्रिवेसी का पार्ट है, राइट? तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, राइट टू प्रिवेसी का पार्ट ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। और शिरूर मठ केस जो 1954 का था, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी की बात की गई, अनिवार्यता के सिद्धांत की बात की गई, राइट? और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को इन्वेंट किया था 1954 में, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, अनिवार्यता का सिद्धांत। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के जो सिद्धांत होते हैं ना, वो कई बार पूछ लिए जा सकते हैं। तो याद रखना, अनिवार्यता का जो सिद्धांत है वो कब इन्वेंट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1954 में। उस समय कोर्ट ने किस चीज को मेंशन किया कि रिलीजन के अंदर सभी रिचुअल्स और सभी प्रैक्टिसेस जो कि उस रिलीजन की इंटीग्रल प्रैक्टिस है वो कवर्ड होंगी। मतलब कि रिलीजन से रिलेटेड, जैसे कि अभी हिजाब का मामले की अगर हम बात करें, तो हिजाब को पहनना वो रिलीजन के अंडर जो है वो आता है। तो ये क्या प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो ये सब कुछ कवर्ड होगी। and took upon itself the responsibility of determining the essential and non-essential practice of religion। तो वो ही रिलीजन जो है वो ही डिसाइड करे कि उसके लिए क्या एसेंशियल है, क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। और इवन जैसे कि आप जानते हैं कि आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कल की बात थी या परसों परसों की बात थी, मेरा मेरा जो छोटा भाई, मैं परसों आया था ना, हाँ, मेरा छोटा जो भाई 14 तारीख की बात है, परसों की बात है, मेरे छोटे भाई का जनेऊ हुआ था। और मैं आपको लिटरली बताऊं कि वो बंदा बिल्कुल नास्तिक है, राइट? वो बिल्कुल फॉलो नहीं करता किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस को, कुछ फॉलो नहीं करता। अभी उसको पंडित जी ने कहा कि आपको रेगुलर बेसिस पर गणेश जी की जो है वो पूजा करनी है कुछ समय तक, वो नहीं कर रहा, उसकी वो चॉइस है। अब जो जनरली रिचुअल जो है वो क्या कहते हैं कि आपको जनेऊ धारण करने के बाद कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक जैसे कि मेरा भी बहुत साल पहले जनेऊ हुआ था। आपको पता है कि उसमें जनेऊ में वो कान में वो जब भी आप वॉशरूम वगैरह जाते हो तो आपको कान में जो है वो बांधना पड़ता है। तो मैं कैरी नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि यार अपन जो है वो गलती ना कर दें,
राइट, कुछ उसके रूल्स वगैरह को फॉलो ना करे, तो मेरी चॉइस है, मैंने कैरी नहीं किया। तो मेरा रिलीजन जो है वो क्या बता रहा है कि मुझे जो है वो सब चीजें प्रैक्टिस जो है वो करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। बट मेरी क्या पर्सनल चॉइस है कि नहीं यार बॉस, मेरे से ना हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। तो ये चीज यहां पर मेंशन्ड है, कहां पर, अनिवार्यता के सिद्धांत की। क्या मेरे लिए अनिवार्य है, क्या मेरे लिए अनिवार्य नहीं है, ये मैं डिसाइड कर लूंगा। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रहा है? तो ये चीज यहां पर क्लियर, ठीक है। अब देखो, एक चीज होती है आस्था, और एक क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप डिसाइड करोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिलीजियस नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस हूं। मैं ऊपर वाले के मतलब के बारे में तो हमेशा सोचता ही हूं, मतलब उसके बारे में सोचना क्या, मैं तो कुछ भी नहीं यार उसके बारे में सोचूंगा, मतलब कि मैं ध्यान करता रहता हूं, राइट। सोचता रहता हूं कि यार मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे ऊपर वाला नाराज हो जाए। तो इतना मैं सोचता हूं, बट ये सब जो प्रैक्टिस वगैरह होती है ना, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ती यार। बाकी मैं अच्छा ही करता हूँ, वेलफेयर का काम करता हूँ, और आपको भी यही चीज सिखाता हूँ। आप किसी भी धर्म, क्योंकि कोई धर्म आपको गलत नहीं सिखाएगा। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, किसी भी भगवान को फॉलो करो, सभी चीज एक ही मैसेज जो है वो देती है, वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, सोसाइटी, है ना। एक ही चीज के बारे में जो है वो ज्ञान हम लोग को मिलता है। तो हमें फोकस करना चाहिए ह्यूमंस के ऊपर, वेलफेयर के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर, राइट, रेदर देन ये टुच्ची बात है कि इसका ये रिलीजन है तो हम इससे बात नहीं करेंगे, हम इससे दोस्ती नहीं करेंगे उस रिलीजन के। ये सब कॉमन मैन की सोच है, आप लोग की सोच नहीं है। यू गाइज आर ब्यूरोक्रेट्स। आपको पता है कि आपके ऑफिस में किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ रहा है, धर्म छोड़िए, कोई भी जाति, छोटी जाति बड़ी जाति, कोई भी आ रहा है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे आपका कोई मैटर होना ही नहीं चाहिए। और अगर हो रहा है किसी व्यक्ति का इस प्रकार से किसी की जाति को लेकर, तो वो घटिया आदमी है। अभी मैं गया था, नागपुर गया था, मैंने आपको बताया था, उस समय मैंने अपने फ्रेंड को भी जो है बुलाया था, और वो भी वहां पे आ गया था। गूगल पे काम करता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हैदराबाद पे काम करता है। मैंने उसको बोला था यार मेरी मीटिंग है, तुझे वहां पे आना है, पर मिल ही नहीं पाते, तो वो भी आ गया था। एंड हम एक स्नूकर गए थे, स्नूकर खेलने गए थे। एंड अच्छा खेला हमने, मतलब कि बहुत साल बाद, 10 साल बाद स्नूकर खेला था मैंने। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो जिन लोग के साथ हम खेल रहे थे, मतलब कि हम दो थे और सामने दो पार्टीज थी, यानी कि वहीं पर थे जो लोकलाइट्स थे, तो उनके साथ हमारा मैच हो गया था। तो हम जा रहे थे, तो उनने हमारे सरनेम पूछ लगे कि आपका सरनेम क्या है, और बोलने लगे अच्छा तुम ब्राह्मण हो, अच्छा तुम सिंधी हो, तो उस टाइप से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं तो ये हूँ, और वो थोड़ा वो डिटेल में जानने लगे। तो मैं समझ गया कि मैंने कहा यार जो इंसान इस तरीके की बात कर रहा है वो इंसान ही फिर नहीं है। क्योंकि पहली मीटिंग में वो बंदा मुझसे मेरे धर्म के बारे में, मेरे रिलीजन के बारे में, कास्ट वास्ट के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा यार क्या घटिया सोच वाले लोग हैं। तो मैं नहीं पसंद करता ऐसे लोगों को, एंड आई वांट कि आपको भी इन सब चीजों से दूर रहना है यार। क्योंकि ये सब चीजें जो होती है ना, कई बार लोगों को गलत मैसेज जो है वो देने लगती है। अब मेरी नजर में क्या सामने आ गया कि यार ये सामने वाला व्यक्ति जो है, रेदर देन कि मेरे गेम को अप्रिशिएट करे कि यार अच्छा लगा आपसे मिलने की, जगह मुझसे पूछ रहे कि तुम कौन हो, तुम मतलब ब्राह्मण हो, कौन हो, मतलब इस टाइप से। मैंने कहा ये गलत बात है, और ये सब चीजें जो है ना, ये हमारी कंट्री के अंदर लोगों को दूर कर रही हैं, लोगों को अलग कर रही हैं। मतलब एग्री करते हो इस बात से, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो चीजें जो हो रही है ना, जो इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, वो दूर कर रही है लोगों को, लोगों से। चलो एनीवेज, बट मुझे पता है कि आप लोग इन सब चीजों को मैटर नहीं करते हो, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि कोई मरता हुआ व्यक्ति है, उसको हमें बचाना है। इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, तो खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट करना है। ये नहीं देखना है कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है। खून तो लाल है ना, खून तो लाल ही है, तो उस पर फोकस करो यार। व्हाट आर द कोर्ट्स रूलिंग ऑन हिजाब, हिजाब को लेकर कोर्ट का क्या फैसला है? तो 2016 का एक केस है, आमना बिन्त बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसमें केरला हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब को पहनने की जो प्रैक्टिस है, वो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, बट सीबीएसई जो ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब करती है, तो उसका ये प्रैक्टिस उल्लंघन नहीं कर सकती। इसने प्रोवाइड किया एडिशनल सेफगार्ड, जैसे कि मतलब स्टूडेंट जो है वो फुल स्लीव ड्रेस जो है वो पहन सकते हैं, रेदर देन वियरिंग अ हिजाब। वो फुल स्लीव ड्रेस पहन सकते हैं, तो ये कोर्ट ने कहा, राइट। क्योंकि अब एक चीज मैं आपको जो है वो बताना चाहता हूं, जैसे हिजाब से रिलेटेड जैसे जो क्वेश्चन आता है कि ये प्रैक्टिस जो हो रही है, इस पर रोक लगाना ठीक है कि नहीं, तो एक यूनिफॉर्म होती है। जैसे कि आप गाइस, आप जब सर्विस में एंटर करोगे, राइट, जैसे मैं आईपीएस की बात करता हूं, आप आईपीएस में आप एंटर कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि उस सर्विस के अंदर आपको जो है वो एक ड्रेस जो है वो दी जाएगी, ड्रेस कोड जो है वो दी जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल लूं कि काफी सारे लोग जो है, जैसे कि अपन दो धर्म की बात करते हैं, एक धर्म जो है वो भगवा भगवा रंग के ऊपर फोकस करता है ना।
एक धर्म जो है वो कैप के ऊपर जो है वो फोकस करता है, राइट? तो मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा, मैं जनरल बता रहा हूँ, आपको समझ में आ गया है। तो अब जब आप आईपीएस बनोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो अपनी पुलिस की हेड जो है वो पहनोगे या वो टोपी पहनोगे, जो रिलीजन जो टोपी जो है वो कहती है, बताती है कि आपको ये ड्रेस कोड रखना है, तो आप तो ऑब्वियस ही बात है अपनी आईपीएस की कैप लगाओगे, है कि नहीं? सेकंड चीज, अगर हम भगवा रंग की जो है वो बात करें, तो आप जब आईपीएस की ड्रेस पहनोगे या फिर वो भगवा रंग के कपड़े जो है वो पहनोगे, ऑब्वियस ही बात है आईपीएस की आप ड्रेस पहनोगे। तो दिस इज यूनिफॉर्म। स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म अलॉट की जाती है, तो दैट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म, नॉट दैट, वो केस उसका नहीं है, रिलीजन का नहीं है। आप स्कूल इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलो और फिर करो, क्योंकि क्योंकि इंस्टीट्यूशन में क्या चीज सिखाई जाती है? इक्वलिटी, कि आपको जो है वो इक्वल रहना है। अब इसका मैं दूसरा पॉइंट भी यहां पर अब सामने रख देता हूं, जैसे कि आपको पता है गाइस कि अगर हम बात करें सिख रिलीजन की, तो टर्बन पहनना जो है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? टर्बन पहनना, कि उनको वो कहा जाता है कि आपको टर्बन जो है वो पहनना पड़ेगा, तो उनको जो है वो राइट्स दिए हुए हैं, अधिकार जो है वो दिए हुए हैं, राइट? और हिजाब के केस में, और इवन मैंने आपको क्या चीज समझाई थी कि ऐसे जो मामले होते हैं, इन मामलों में धर्म गुरु जो होते हैं, धर्म गुरु, तो उनको जो है वो दे देना चाहिए पूरी अथॉरिटीज, कि वो डिसाइड करें। उससे क्या रहेगा? कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और धर्मगुरु जब डिसाइड करे, और ऐसा नहीं कि धर्मगुरु जो है वो मतलब अननेसेसरली, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अननेसेसरली बहुत कट्टर टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मगुरु जो होना चाहिए वो उस टाइप का होना चाहिए कि नहीं यार, वो न्यूट्रल रहे, वो हित के लिए सोचे, उसके जो मैसेजेस हैं वो सबके हित के लिए हो, सबके लिए अच्छे हो, तो वो उस अंडरस्टैंडिंग का होना चाहिए, राइट? और उसके सिलेक्शन के लिए भी आप इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन बनाओ, बट वो क्या रहेगा, फिर वो हमारी कंट्री के सेक्युलर नेचर को बर्बाद कर देगा। ऐसी चीजें भी तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है। और मैंने आपको हमेशा एक ही चीज जो है वो सिखाई है, जब भी रिलीजन से रिलेटेड बात आती है ना, तो अपने आप को पीछे रखो हमेशा, या न्यूट्रल रखो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें चिपकाओ। अपने ओपिनियन को मत चिपकाना मेंस के आंसर में, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं इस मैटर पे। बाकी सब मैटर पे मैं आपको बोलता हूं कि ओपिनियन आपको लिखना है, सजेशन पे लिखो, भर भर कर लिखो, बॉडी पे मत लिखो, बस सजेशन पे लिखो। इस मामले में सिर्फ आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें चिपकानी है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट चिपकाने, बस, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। बिकॉज यू डोंट नो कि आपकी कॉपी कौन चेक कर रहा है, और एक बार सामने वाले ने आपकी कॉपी का एक आंसर भी अगर गलत पकड़ लिया, या आपके ओपिनियन उसके ओपिनियन अगर मैच नहीं किया, तो ये बात मान के चलो कि आपको पूरे आंसर्स में इनजस्टिस मिलेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यू डोंट नो कि आपकी कॉपी कौन चेक कर रहा है, राइट? तो इसलिए इस चीज पर फोकस करना जो मैंने बताया आपको, ठीक है? क्लियर? और इसके अलावा फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस था, इसमें केरला हाईकोर्ट ने जो है वो क्या कहा, क्या मेंशन है कि इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो कलेक्टिव राइट्स के साथ आते हैं। कलेक्टिव राइट्स, सामूहिक अधिकार के हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर कलेक्टिव राइट्स जो है वो प्रिवेल करेगा हमेशा, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हो और उस इंस्टीट्यूशन के कुछ कोड्स हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूं एक और पॉइंट, क्लब्स, जो क्लब्स जो होते हैं वो भी क्या है, वो भी हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि एक वो है, आप कह सकते हैं कि एक एंटिटी है, राइट? कंपनी है, एक क्लब। काफी सारे ऐसे क्लब्स हैं जहां पर क्या लिखा रहता है, ओनली कपल अलाउड्स, मतलब कि उनके ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि नहीं? आपने कई बार नोटिस किया होगा। अब इस चीज को स्कूल से भी छोड़ दो, काफी सारे ऐसे क्लब्स हैं जहां पर ड्रेस कोड अलाउड रहता है, पार्टी वियर ड्रेस कोड, गर्ल्स के लिए क्लियरली मेंशन रहता है कि आपको जो है वो इस टाइप का ड्रेस पहनना है। बॉयज के लिए कलर भी मेंशन होता है। आप उनके पास जाकर लड़ोगे, 2 बाउंसर उठा के आपको फेंक देंगे। आप फिर गाना नहीं गाते रहोगे, मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया, मुझे अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि वो चिपका देंगे कि भैया देखो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन ये है, क्लियरली मेंशन। इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से लद्दाख वाले रूट पर एक रेस्टोरेंट आज भी है जहां पर इंडियंस अलाउड नहीं है। उन्होंने बाहर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड, वो फॉरेनर्स के लिए रिजर्व्ड है। क्यों? क्योंकि उनके वो टर्म्स एंड कंडीशन है। अब बोलो, अब चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? तो कोड्स भी तो है कि जिस कोड्स के माध्यम से ऐसी एंटिटी ऐसी कंपनी में एंटर करने नहीं दिया जाता, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कोड्स है, आप उनसे नहीं लड़ सकते। इवन जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन किया था, पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक चीज है वो समझाई थी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनके पास स्टेट की फंडिंग नहीं होती है, जो स्टेट जिन इंस्टीट्यूशंस में, जिन स्कूलों में अपना पैसा नहीं लगाती है, वो इंस्टीट्यूशन अपने अकॉर्डिंग, इवन
रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी कंडक्ट करवा सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है उस बच्चे के ऊपर कि उसे वो फॉलो करना है या नहीं करना है। जैसे कि कैथोलिक स्कूल्स की मैं बात करूं, मैं खुद उस कैथोलिक स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, तो वहां पर होता है, यू कैन नॉट अवॉइड इट बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है। अब बातें क्लियर हो रही है, थोड़ा माइंड जो है वो खुल रहा है ये सब चीजें सुन के, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और जो केस जो था जिसमें दो गर्ल्स जो थी वो हेड स्कार्फ जो है वो पहनना चाहती थी, उनको अलाउ नहीं किया गया क्योंकि स्कूल ने मना कर दिया कि आप हेड स्कार्फ जो है वो नहीं पहन सकते, और कोर्ट ने भी ये जो अपील जो थी स्टूडेंट्स की वो डिसमिस कर दी, राइट। क्योंकि हालांकि उस केस में जो बच्चियां जो थी वो स्कूल्स के अंदर एनरोल जो है वो नहीं थी, है ना। बट कोर्ट ने ये चीज जो है वो मेंशन करी कि भाई कलेक्टिव राइट्स के ऊपर इंडिविजुअल राइट प्रिवेल नहीं करेगी, इंडिविजुअल राइट के ऊपर कलेक्टिव राइट प्रिवेल करेगी, राइट। कि जो मासेस, जो जनता के लिए मेजोरिटी के जो हित में होगी वो चीज होगी, बट इट डजंट मीन कि माइनॉरिटी के अगेंस्ट आप जाओगे, क्योंकि हमने हर बार बात करी है कि कुछ चीज किसी के लिए अच्छी है तो किसी के लिए बुरी है, इट शुड बी बैलेंस्ड। और आपके आंसर में भी जो चीज मैंने अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप करी है वो दैट इज वेल एंड गुड, वो सब कुछ कुछ पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो, बट डायरेक्टली ज्यादा चीज मेंशन मत करना। इस केस में, रिलीजन के केस में, रिलीजन के केस में चिपकाओ आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, चिपकाओ आप कोर्ट के जजमेंट, इतना बस रहना आप, उससे ज्यादा मत बढ़ना। उससे ज्यादा बढ़ना चाहो तो दो तीन चीजें जो है, जैसे ये ड्रेस कोड की बात जो है वो आप कर सकते हो, क्लब्स के एग्जांपल जो है वो आप दे सकते हो, राइट। ये एग्जांपल जो है वो दे सकते हो कि एक इंस्टीट्यूशन हमें जो है वो सेटअप करना चाहिए कि जिसके तहत जो धर्म गुरु वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं तो वो भी इन्वॉल्व हो, और वो पूरी चीज लाइव प्रोसीडिंग में हो, जो भी डिबेट्स और डिस्कशन हो जैसे टीवी न्यूज चैनल में होता है ना, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा होना चाहिए जिससे कि लोगों का दिमाग जो है वो थोड़ा खुले, राइट। तो वो चीज है। चलो एनीवेज, अब कुछ नहीं कर सकते, बट इसको भी कंट्रोल करना है, पता लगे कि कुछ और गलत मैसेज जो है वो चला गया लोगों के बीच में तो और दिक्कतें जो आ सकती है, तो उसको भी रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उआपा क्या है इसको समझते हैं। तो ये कानून क्या है गाइस? तो 1967 में कानून आया। इसका मेन मकसद ये था कि अनलॉफुल एक्टिविटीज जितनी भी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, ऐसी गैर कानूनी गतिविधियां जितनी भी हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उनको रोकना, उनको प्रिवेंट करना। और एक्ट पूरी की पूरी पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि कंप्लीट पावर मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सी एक्टिविटी, कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी कहलाएंगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल गैजेट को रिलीज करते हुए ये डिक्लेयर कर सकती है कि कौन सी एक्टिविटीज, कौन सी गतिविधि ये अनलॉफुल कहलाएंगी या फिर गैर कानूनी कहलाएंगी। ठीक है, तो ये लिस्ट बनाकर दे सकती हैं। और बताया जा रहा है कि ये इतना स्ट्रिक्ट, इतना कड़क कानून है कि इस कानून के तहत लोगों को डेथ पेनाल्टी भी हो सकती है, मृत्यु दंड उनको मिल सकता है, सजाए मौत हो सकती है, और लाइफ इंप्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास भी हो सकता है। और इसके कुछ पॉइंट्स की बात करें, दोनों इंडियन और फॉरेन नेशनल्स को ये लागू होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि ये उआपा सिर्फ इंडियन नेशनल को होगा, ये फॉरेन नेशनल्स को भी होगा। तो ये पूरे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और उआपा पिछले बार 2 से 3 बार न्यूज में आ चुका है, तो अभी जो लोग 2020 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इवन अगर क्राइम इंडिया के बाहर भी कोई कमिट करता है तो भी उसके खिलाफ उआपा के तहत उसको बुक किया जा सकता है, यानी कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है उसके खिलाफ, उसके एक्ट के खिलाफ, राइट। जैसे कि आपको पता है इंडिया के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है तो उस पर, जैसे कि कोई व्यक्ति जिसने इंडिया में चोरी करी, राइट, तो फिर हम लोग को देखने को मिलता है हमारी पुलिस उसको पकड़ेगी। बट कोई व्यक्ति बाहर फॉरेन कंट्री से चोरी करके इंडिया में आ गया तो हमारी पुलिस उसको पकड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारे अधिकार जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर नहीं है, राइट, उसको पकड़ने के। बट अगर फॉरेन कंट्री, हम जैसे कि वो विजय माल्या का केस ले लो ना, विजय माल्या को पकड़ने के लिए आपको पता होगा कि हमने कितनी रिक्वेस्ट करी थी यूके से, कितनी केसेस हमने देखे। नहीं तो फिर अगर विजय माल्या इतना करोड़ों का घोटाला करके जब भगा है, राइट, तो वो तो क्रिमिनल ही है, आपको पता है, वो इस प्रकार की फ्यूजिटिव ऑफेंडर है, ये इसने ऑफेंड करके भगा ये इस प्रकार का, राइट। तो जब इसने इतना बड़ा ऑफेंस करके ये ऑफेंडर बन गया और ये भाग गया वहां पर, तो वहां की गवर्नमेंट को उसको पकड़ लेना चाहिए था, बट क्यों नहीं पकड़ा? द रीजन बीइंग इज कि हर एक कंट्री के अपने खुद के कानून होते हैं और उनके खुद के एक दायरे होते हैं जिनको उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। उआपा ने इन पूरे दायरों को तोड़ के रखा है। अगर कोई व्यक्ति फॉरेन कंट्री में भी कोई क्राइम करता है तो ये उआपा के तहत वो अगर इंडिया आ गया तो उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा, ये बोल के कि आपने वहां पर क्राइम किया है, राइट। तो ये चीज है इस प्रकार की। और उआपा के तहत इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 180 दिन, मतलब कितना हुआ 180 दिन, 6 महीने तक एक व्यक्ति, मैक्सिमम 6 महीने के बाद एक व्यक्ति की चार्जशीट जो है वो पेश करेगी। ये चीज यहाँ पे लिखी है। बट इस चीज का मतलब क्या एग्जैक्टली? इसका मतलब यह है कि उआपा के तहत एक व्यक्ति को 6 महीने तक बंद किया जा सकता है, कस्टडी में लिया जा सकता है।
आपको पता होगा एक व्यक्ति जिसको बंद करती है यानी कि पुलिस, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर चार्जशीट पेश करनी पड़ती है मजिस्ट्रेट के सामने, बट यहां पर चार्जशीट पेश करने का जो क्लॉज है वो कितने दिनों का है, मैक्सिमम 180 डेज का। और उसके अलावा भी कोर्ट से बोलकर ये और भी एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति को जेल के अंदर 6 महीने तक बंद किया जा सकता है इस कानून के तहत। तो आप सोच सकते हो कितना गंभीर ये कानून हम लोग को देखने को मिलता है। 2004 में इस कानून को अमेंड किया गया था, इसमें टेररिस्ट एक्ट को भी इंक्लूड कर दिया गया। इसके जो लिस्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करती है कि कौन सी गतिविधियां एक्टिविटी गैर कानूनी होगी, इसमें टेररिस्ट एक्टिविटी को भी इंक्लूड कर दिया है। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काफी सारे ऐसे हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ऐसे 34 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको बैन किया हुआ है। एक दो के नाम मैं आपको गिनाऊं तो जैसे कि बहुत ज्यादा पिछले साल भी न्यूज में चला था सिख फॉर जस्टिस, आपको पता होगा, लिख लो कहीं पे, सिख फॉर जस्टिस। दूसरा इंडियन मुजाहिदीन। तो ये सब ऐसे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको बैन किया हुआ है, ये लिस्ट के अंदर हम लोग को ये देखने को मिलता है। इसके अलावा एक चीज और आप नोट डाउन कर लो, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, पोटा, POT है, जिसमें संजय दत्त को भी बुक किया गया था। तो ये जो पोटा था उसको हटा दिया गया था और पोटा के अंदर जो टेररिस्ट का जो क्लॉज था वो इसमें शामिल किया गया, क्योंकि टेररिस्ट का क्लॉज यहां पर इसीलिए आया क्योंकि पोटा को रिपील कर दिया था, हटा दिया था, राइट। तो ये चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2019 का अमेंडमेंट, की 2019 का अमेंडमेंट क्या कहता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सिंपल सी चीज इसमें याद रखना आप, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इस एजेंसी को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई। इसके अंदर इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ये अप्रूव करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो कि इस मामले यानी कि जो उवापा से एसोसिएटेड है, यानी कि उवापा के तहत जिसको अरेस्ट किया गया है या उवापा की लिस्ट में जिन लोगों के नाम है, तो उन व्यक्ति की जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसको सीज करने का या फिर उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की करने का जो पूरा जो अप्रूवल है वो दिया जाता है NIA के डायरेक्टर जनरल के द्वारा, राइट। इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए जिसकी भी प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा तो उसका अप्रूवल देंगे NIA के डायरेक्टर जनरल। इससे पहले हम लोग को देखने को मिलता था कि जो राज्य है, स्टेट है, जिस स्टेट में वो जो व्यक्ति है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एस्टैब्लिश है कोई बेस ऑर्गेनाइजेशन का जिसको उवापा के तहत जो है वो शामिल कर लिया गया, या फिर कोई व्यक्ति है उसको उवापा के तहत बुक कर लिया है, तो वो राज्य के अंदर यानी कि एक स्टेट के अंदर जो DSP होते हैं और ACP या उससे ऊपर की रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके पास पूरा मामला था जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने का, राइट। बट अब बताया गया कि यहां पर साथ ही साथ जो जितने भी NIA के इंस्पेक्टर रैंक के या उससे ऊपर की रैंक के जो ऑफिसर्स होंगे वो भी टेररिज्म के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे। तो ये वाली चीज भी यहां पर है और इसको लेकर काफी सारी स्टेट्स वगैरह जो है वो पसंद नहीं कर रही हैं इस मामले को, इस चीज को। द रीजन बीइंग इज क्योंकि देखिए पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है और NIA जो आएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो हस्तक्षेप यहां पर करेगी पूरी तरह से और ज्यादा पावर NIA को दे दी हर चीज की। तो ये बताया जा रहा है कि ये कानून जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट भी है, तो इस प्रकार से इस कानून की आलोचनाएं भी होती है। इसको ड्रैकोनियन लॉ भी कहा जाता है क्योंकि इस कानून का उपयोग जो है वो जितना ज्यादा नहीं किया जाता उससे कई ज्यादा इसका दुरुपयोग किया जाता है, मिसयूज किया जाता है इस कानून का, स्पेशली पॉलिटिकल अपोनेंट्स और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट के अगेंस्ट। यानी कि जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ जब खड़ा होता है, कुछ बोलता है, तो उसको उवापा के तहत जो है वो बुक कर लिया जाता है, राइट। क्योंकि 6 महीने तक उसकी कस्टडी की जाती है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है बिना कोर्ट में पेश किए, राइट। तो ये सब चीजें इसकी यहाँ पर होती है। तो इसलिए जो है और साथ ही साथ एक व्यक्ति को टेररिस्ट की ब्रांडिंग दे दी जाती है। अब आप सोचो कि एक व्यक्ति को जब टेररिस्ट का ब्रांड दे दिया जाता है, भले ही मान लिया कि वो व्यक्ति टेररिस्ट नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ सरकार ने अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी व्यक्ति को बोल दिया कि ये टेररिस्ट है और उसको अरेस्ट कर लिया, तो आप एक चीज याद रखना, उस व्यक्ति के साथ साथ उसका पूरा परिवार, जो भी लोग उससे एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, उसके दोस्त यार, सब कोई, उनके ऊपर कलंक लग जाता है। टेररिस्ट मतलब समझ रहे हो आप कि टेररिस्ट बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और अगर एक व्यक्ति जो निर्दोष है उसको अगर टेररिस्ट करार कर दिया तो वो व्यक्ति की तो जिंदगी खराब, साथ ही साथ उसके परिवार की भी। लोग जीने नहीं देते हैं जहां पर भी जाओगे। यानी कि एक व्यक्ति, जैसे मान लो कि एक परिवार है, उसमें एक लड़का है, उसको वो टेररिस्ट है या फिर उसको बोल दिया टेररिस्ट है ये सरकार के द्वारा, उस व्यक्ति के पूरे परिवार को गलत निगाहों से देखा जाएगा, उसके पूरे परिवार को इवन मारपीट भी दिया जाएगा। इस प्रकार की चीजें हो जाती है, आपको पता होगा ऐसी चीजें, राइट। तो ये वाली चीज भी है, तो ये भी बहुत गलत हो सकता है अगर कोई निर्दोष हो उसको अगर ऐसा टेररिस्ट बोल दिया जाए, तो आप इमेजिन करो ये वाली चीज, राइट। इसके अलावा 2019 का अमेंडमेंट जो है वो पावर्स देता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कि धड़ल्ले से, यानी कि बेधड़क जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं बिना किसी की रोक टोक के। तो ये वाली चीज भी है इस प्रकार की, तो ये चीज है।
जिसके बारे में आपको उआपा के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये टॉपिक लगातार 2-1 सालों से न्यूज में है और पिछले साल तो काफी बार न्यूज में था क्योंकि अमेंडमेंट भी हुआ है, तो इस साल भी इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है और नेक्स्ट ईयर भी। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट से रिलेटेड एक अपडेट है। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और राज्य में कथित हिंसा पर ट्वीट करने वाले लोग को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि उआपा के तहत बार बार नोटिस भेजने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा त्रिपुरा सरकार की खिंचाई की गई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा पुलिस और त्रिपुरा सरकार की जो है वो खिंचाई करी क्योंकि ये बार बार काफी सारे जर्नलिस्ट को, एक्टिविस्ट को और जो भी लोग सरकार के अगेंस्ट जो है वो ट्वीट करते थे, राइट, तो उनको जो है वो ये सरकार जो है वो हिरासत में ले रही है उआपा के तहत। तो इस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। और आपको बता दें कि अक्टूबर 2021 के अंत में त्रिपुरा में माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की एक मस्जिद, कुछ दुकानें और घरों में कथित रूप से तोड़फोड़ की गई थी। यह सांप्रदायिक हिंसा, कम्युनल वायलेंस थी, कथित तौर पर पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुई हिंदू विरोधी हिंसा की वजह से शुरू हुई। तो बांग्लादेश के अंदर एक इंसिडेंस हुआ और उसके कारण से त्रिपुरा के अंदर हम लोग को इश्यूज जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये चीज मैंने हमेशा से देखी यार कि रिलीजन के मामले में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए यार। पता नहीं क्यों लोग बाग जो है वो उस तरीके से सोचते हैं, काम करते हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं। और ये सब चीजें पता है, ये फेक मैसेजेस, व्हाट्सएप, इन सब चीजों, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये सब चीजें कई बार टेररिस्ट प्लांट कर देता है। टेररिस्ट व्हाट दे वांट कि नेशन जो है वो झगड़ता रहे, भिड़ता रहे, या दूसरी कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज, हमारी एनिमी कंट्रीज प्लांट करती हैं ये सब चीजें। ये होता है पता, लिटरली ये ऐसी जो चीजें होती है ना, ये लोगों के माइंड में जानबूझकर प्लांट की जाती हैं कि लोग बाग जो है वो एक दूसरे में आपस में ही भिड़कर लड़ मरे। ये होता है ये चीज, बट लोग समझते नहीं है यार। लोग लगे हुए हैं इन सब चीजों में, पता नहीं क्यों। जो बुरा कर रहा है करने दो, जो अपने धर्म को गलत समझ रहा है समझने दो, उनके धर्म गुरु को समझाने दो, उनका मैसेज आप मत समझाओ। आप समझाओगे तो क्या होगा, उनको लगेगा कि देखो ये सीख दे रहा है दूसरे धर्म का, तो और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। कायदे में क्या होना चाहिए कि उनके धर्म गुरु जो है वो समझाने चाहिए इन सब चीजों के बाद। काफी सारे ऐसे हैं यार, मैंने देखा है, चाहे हिंदू धर्म की बात करें, चाहे इस्लाम की जो है बात करें, काफी सारे ऐसे वीडियोस आते हैं ना, इतना मजा आ जाता है कि क्या बताएं कि कितनी बढ़िया बात जो है वो कही जा रही, कितने बढ़िया मैसेजेस कहे जा रहे हैं, बट लोग को ये सब नहीं सुनना ना। मैंने आपको क्या बताया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो हम लोग को देखने को मिलता है उसमें गाली गलौज है, तो लोग को आज की डेट में गाली सुनने में मजा आता है। कोई अच्छा उपदेश देना उसमें लोगों को मजा नहीं आता कि लोग साले हैं। क्या करें हम। चलो एनीवेज, बाकी उआपा क्लियर है ना आपको, उआपा कानून जो है वो आपको क्लियर है कि इसको कई बार जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके पूरे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखना।